हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। टेक सब्जेक्ट है ये। रेगुलर, सोल और एनसी वेब सभी जगह आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस सब्जेक्ट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें, जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे और जितनी भी हमारी आने वाली वीडियो हैं उनके अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो देखिए यूनिट वाइज हमने पहले ही बना रखे हैं। अगर आपको यूनिट वाइज पढ़ना है इन चैप्टरों को तो आप वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता वित्तीय अवधारणाओं को समझने और धन के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता है। यानी वित्तीय साक्षरता क्या बताती है भाई, आपके पास जो भी पैसे हैं आप उसको सही से मैनेज कर पाए। तो वित्तीय साक्षरता ये आपको बताती है। तो उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय साक्षरता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये जो कथन कहा गया है उसके आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वित्तीय साक्षरता क्या होती है। तो देखिए, वित्तीय साक्षरता का अर्थ है पैसों को सही तरीके से समझना और संभालना। तो भाई पैसे हर कोई कमाता है लेकिन उसको सही से मैनेज करना सबको नहीं आता। तो वित्तीय साक्षरता क्या सिखाती है भाई, कि जो भी हमारे पास पैसे हैं हम उसको कैसे सही से समझें, संभालें और कहां कहां लगाना है इस चीज का ख्याल रखें। तो यह व्यक्ति को आय, खर्च, बचत, निवेश और ऋण के बारे में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो आप वित्तीय साक्षर हैं तो आप जब पैसा कमाते हैं उसको खर्च कैसे करना है, बचत कैसे करना है, निवेश कैसे करना है, क्या चीजें आपको ऋण पे लेनी चाहिए, ठीक है ना, कितनी मात्रा में आपको ऋण पे कोई सामान लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको वित्तीय साक्षरता से सीखने को मिलती हैं। तो इससे व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनता है। ठीक है, तो आप अपने पैसे का सही से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप आत्मनिर्भर रहेंगे और भविष्य में होने वाली चिंताओं से भी दूर रहेंगे। ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता क्या करती है भाई, आपको आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता के प्रमुख घटक क्या है। तो कैसे हम वित्तीय साक्षर हो सकते हैं, किन किन चीजों को समझना जरूरी होता है। तो देखिए, वित्तीय साक्षरता के अंदर बजट, जो आपका बजट होता है, बजट और जो व्यय प्रबंधन होता है वो आप सीखते हैं कि भाई आय और खर्च का सही संतुलन बनाना, कि जो भी आपके पास पैसा है उसको आप एक बजट के तहत खर्च कर सके ताकि आपके आय और खर्च का संतुलन बना रहे। बचत की आदत, भविष्य और आपात स्थिति के लिए पैसा बचाना। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, भविष्य के लिए अगर कोई आपात स्थिति हो जाती है, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े, तो आप इतना पैसा संभाल कर रख सकें तो भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, निवेश की समझ, तो आप समझते हैं भाई आपको पैसा कहाँ निवेश करना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, फायदा मिल सके, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट करना है। तो ये सारी चीजें आपको वित्तीय साक्षरता से अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, ऋण और क्रेडिट प्रबंधन, आपको कितना ऋण लेना चाहिए, ठीक है ना, कितना ब्याज जरूरी होता है, ठीक है ना, और किस तरह से भुगतान किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से वित्तीय साक्षरता में समझ आती हैं। ठीक है, बीमा और जोखिम प्रबंधन, तो आप समझ सकते हैं भाई कि अगर भविष्य में कभी कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए आप बीमा करा लें, इंश्योरेंस करा लें ताकि आप भविष्य के आने वाली घटनाओं से बच सकें। कर ज्ञान, तो कर नियम और बचत के उपाय जानते हैं आप, ठीक है, किस तरह से आप अपने कर को बचा सकते हैं। ये सब चीजें भी आपको वित्तीय साक्षरता में देखने को मिलती है। डिजिटल वित्तीय साक्षरता, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया। तो वित्तीय साक्षरता में ये सारी समझ भी जो है आपकी डेवलप होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका वित्तीय साक्षरता का महत्व क्या है। तो इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि आप आर्थिक आत्मनिर्भर होंगे, क्योंकि आपने अपने पैसे को सही से मैनेज किया है तो आप हमेशा क्या रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, गरीबी और कर्ज से बचाव होता है, तो अनावश्यक खर्च क्या करेंगे, आप कम करेंगे और अधिक ऋण नहीं लेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, सुरक्षा मिलेगी कि भाई भविष्य में आपको ज्यादा आर्थिक बोझ ना उठाना पड़े। ठीक है, भविष्य की सुरक्षा होती है, तो आप शिक्षा हो गई, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि भाई आपके बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप पहले से इतना पैसा मैनेज करके रखते हैं कि उनकी शिक्षा पे लगा सकें। ठीक है, अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, ठीक है ना, स्वास्थ्य पे आने वाले खर्चों को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए सेवानिवृत्ति होती है, यानी जब आप काम करना छोड़ते हैं, आप रिटायर होते हैं, तो भी आपके पास इतना पैसा रहता है कि आप किसी पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, तो भविष्य के लिए भी जरूरी सुरक्षा होती है। आर्थिक तनाव में कमी आती है। देखिए, अगर आपने योजनाबद्ध वित्तीय प्रबंधन किया है तो आपको मानसिक तनाव हमेशा कम रहेगा, क्योंकि आपको पता है भाई आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आपने इतना पैसा जमा कर रखा है कि आप आने वाले समय में भी जो है अपने जीवन यापन को सही से चला सकते हैं।
राष्ट्रीय आर्थिक विकास, तो जागरूक नागरिक बेहतर निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा पैसे का मैनेज कर रहे हैं, अपने कर को सही से चुका रहे हैं, तो इससे क्या होता है भाई, देश जो होता है वो भी मजबूत बनता है, देश की भी जो आय होती है वो इंक्रीज होती है, और देश भी जो होता है वो डेवलप्ड और मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति। तो आज अगर भारत की बात करें, क्या भारत में जो है वित्तीय साक्षरता आपको देखने को मिलती है? तो आप देखेंगे भारत में वित्तीय साक्षरता का स्तर अभी भी कम है। ठीक है, यानी विशेषकर अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे या महिलाओं में देखेंगे या जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनमें आपको वित्तीय साक्षरता जो है बहुत कम देखने को मिलती है। लोगों अभी वित्तीय साक्षरता के प्रति उतने जागरूक नहीं है। इसी कारण आप देखेंगे सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा जन धन योजना, डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो लोगों को भाई आज भी आप देखेंगे बैंकिंग से संबंधित चीजें या फिर आप पेंशन से संबंधित चीजें हो गई, ठीक है, इन सब चीजों में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी आय नहीं होती और उस आय को उतने अच्छे से वो मैनेज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो पैसा आता है उसको वैसे ही खर्च कर देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है भाई, बहुत सारी आपने देखा होगा स्कीमें निकालती है। ठीक है, और बहुत सारी बीमा पॉलिसीज हो गई, ठीक है, या बहुत सारी बचत प्लान हो गया, और उनके प्रति लोगों को जागरूक भी करती है भाई आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका भविष्य जो है वो सिक्योर रह सके, ताकि लोगों को वित्तीय जानकारी और सुविधा मिल सके। तो बहुत सारे आप देखेंगे कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट। ठीक है, आप देखते हैं टीवी वगैरह पे भी चलाया जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, लोगों में वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता फैलती है। तो सरकार भी कई इनिशिएटिव लेती है। ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता की चुनौतियां क्या है आज के टाइम में? तो आप देखेंगे अशिक्षा और जागरूकता की कमी है। तो लोग इसके प्रति शिक्षित नहीं है, लोगों को जागरूक बहुत कम किया जाता है, या लोगों की समझ इतनी नहीं है कि भाई इन सब चीजों को वो समझ सके। जटिल वित्तीय उत्पाद, तो भाई जो वित्तीय लेन देन होता है, तो जो गरीब लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता ये सब चीजें। ठीक है, तो इसलिए भी वो इस सब चीजों से दूर रहते हैं। डिजिटल धोखाधड़ी का खतरा आज के टाइम में आपने देखा है, हर चीज जो है डिजिटल हो चुकी है, तो लोगों को डर रहता है भाई कि कोई ना कोई उनके पैसों को जो क्या करेगा, वो ऑनलाइन खराब कर सकता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों से बचते भी हैं। पारंपरिक सोच और वित्तीय योजना की कमी, तो लोगों की आज भी वही सोच है भाई, अगर पैसा आ रहा है तो उसको कैश के रूप में रखना, सोने चांदी के रूप में रखना, ये सब लोग ज्यादा सिक्योर करते हैं। तो पारंपरिक सोच है आज भी, वो लोग वित्तीय योजना को उस हिसाब से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये कमी है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के उपाय हैं, क्या होने चाहिए, किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, इसके लिए विद्यालय हो गए आपके, और जो विश्वविद्यालय हो गए, वहां पर वित्तीय शिक्षा के लिए प्रबंध करना चाहिए। गवर्नमेंट को सिखाने के लिए बहुत सारे जो है पाठ्यक्रम बनाने चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि भाई वित्त प्रबंधन होता क्या है। सरकारी और गैर सरकारी जागरूक कार्यक्रम, तो सरकार को भी और जो गैर सरकारी लोग होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इसके प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं समाज में। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया वगैरह हो गई, या फिर जो भी न्यूज एजेंसियां वगैरह हो गई, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस जागरूकता को बढ़ा सकती है कैंपेन चला के। सरल और स्थानीय भाषा में वित्तीय जानकारी, तो भाई जो भी जानकारी है वो इतनी ज्यादा जटिल होती है, जो उनके टर्म्स होते हैं, जो उनके बोलने का तरीका होता है, जो उनके नाम होते हैं, वो कई बार लोगों को, या उनकी स्कीमें जो होती हैं वो लोगों को समझ में नहीं आती। तो उसको सरल तरीके से अगर लोगों को समझाया जाए तो लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन सब चीजों को। तो ये भी जरूरी है। तो आप कह सकते हैं भाई वित्तीय साक्षरता केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि धन को सही तरीके से प्रबंधित करने की कला है, कि भाई पैसा कमाना ही नहीं, पैसे को सही से मैनेज करना भी आना चाहिए। तो यह व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। ठीक है, अगर आप अपने पैसे को सही से मैनेज करना सीख जाए तो आप क्या होंगे, आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे, और आने वाला भविष्य जो होगा वो भी आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे राष्ट्र के विकास में भी योगदान होता है। इसलिए आज के समय में वित्तीय साक्षरता एक आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम में वित्तीय साक्षर होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिमेटेरियलाइजेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? डीमेट खातों ने शेयर रखने और व्यापार करने की प्रक्रिया को कैसे आसान बना दिया है? ठीक है, तो डिमेटेरियलाइजेशन देखेंगे क्या होता है और किस तरह से इसने आजकल जो डीमेट होता है, यानी जो शेयर और भी जो प्रतिभूतियां वगैरह खरीदना होता है, वो आसान बना दिया है। ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं डिमेटेरियलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, डिमेटेरियलाइजेशन का अर्थ है शेयर और प्रतिभूतियों को कागजी रूप से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलना। तो पहले आपको शेयर खरीदने होते थे या प्रतिभूतियां खरीदनी होती थी, तो पहले क्या होता था भाई, आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे इस तरह से। ठीक है, आप उसमें कहीं भी आप जाते थे, अगर आपको खरीदना था किसी भी कंपनी का, तो आपको कंपनी में जाना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था, तो इस तरह से सर्टिफिकेट इशू होता था, उसके बाद आपको दिया जाता था। आज के टाइम में आप देखेंगे अब क्या हो गया है, अब ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। तो आप एक डीमेट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक खोल सकते हैं और अपने जितने भी शेयर हैं उनका लेन देन आप क्या कर सकते हैं, अपने
लैपटॉप या अपने मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कितना आपने जमा किया, क्या किया, सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आजकल हो गया है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, डिमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया है, निवेश और व्यापार की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित हो गई है, तेज हो गई है और पारदर्शी हो गई है। ठीक है, तो आप तेजी से, अगर आपको आज के आज अभी कुछ मिनट में कोई शेयर चाहिए तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। पहले आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था, बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती थी। वो सारी चीजें आप देखेंगे आज के टाइम में खत्म हो गई है, सुरक्षित है, आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं उसको, उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है, आधुनिक तकनीक के कारण शेयर बाजार में लेन देन अब आसान और सुविधाजनक हो गया। ठीक है, तो आज के टाइम में आप देखेंगे डिमेटलाइजेशन की वजह से आपका जो लेन देन है, शेयर को खरीदना हो गया, बेचना हो गया, ये बहुत ज्यादा आसान हो चुका है इसकी वजह से। तो शेयर क्या होते हैं, तो शेयर आपको पता ही है, किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी को शेयर कहते हैं। शेयर खरीदने पर आप उस कंपनी के मालिकाना हिस्से के जो भागीदार बन जाते हैं और आप देखते हैं आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, जितना कंपनी को फायदा होता है उतना आपको भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं और आप भी उसके मालिक हैं एक अंश के। ठीक है, उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड भी आप देखते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आज के टाइम में है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके प्रोफेशनल फंड मैनेजर विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ये विविधीकरण के साथ बेहतर रिटर्न विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए आप शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारे आप देखेंगे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है ना, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं। तो आप क्या करेंगे भाई, अपना पैसा वो देंगे, अब वो देखेंगे कहां पर पैसा लगाना है और किस तरह से आपकी कैपिटल को गेन करना है, ये उनका काम होता है। ठीक है, तो आज के टाइम इन्वेस्टमेंट का ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, फिर आता है आपका डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर एक प्रकार का ऋण निवेश है जिससे किसी कंपनी को देते हैं, कंपनी आपको तय ब्याज देती है और तय समय पर मूलधन वापस कर देती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप किसी कंपनी को 1 लाख रुपए दे देते हैं, तो आपको 6%, 7% या 10% पे क्या करेगी, हर साल हर महीने ब्याज देती रहेगी। ठीक है, और जब कंपनी को लगेगा भाई कि अब इनके पैसे रिटर्न कर देने चाहिए, या जो भी आपका एक टर्नओवर होगा कि भाई 1 साल में कंपनी आपको पैसा वापस करेगी, तो आपको पैसा वापस कर देती है। ठीक है, और जब तक वो पैसा अपने पास रखेगी वो आपको क्या करेगी, ब्याज देती रहेगी। तो ये भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा फायदा होता है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, तो ये सरकार द्वारा जारी ऋण पत्र होते हैं जिसमें जोखिम बहुत कम होता है और ये सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। जैसे जीसैक हो गया, टी बिल हो गया, एचडीएल हो गया। तो इसमें क्या होता है, आप गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, आपको ब्याज देती है। तो इससे क्या मिलती है भाई, आपको सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जितने भी है, चाहे वो शेयर हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, या आपकी सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, आपका डिबेंचर हो गया, तो ये सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसी में आप देखते हैं आपका एक डीमेट अकाउंट खोला जाता है, डीमेट खाता। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक खाता होता है जिसमें आपके शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। आप ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जितनी भी ये चीजें हैं आजकल क्या हो गई भाई, ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं आप अपने चाहे तो लैपटॉप पर या आपके मोबाइल फोन पर, ठीक है ना, ये सारा डेटा आसानी से देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जब आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, जब आपको बेचना हो तो बेच सकते हैं। ठीक है, तो डीमेट खाता क्या होता है, यही होता है कि भाई आपको जो भी ऑनलाइन निवेश करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं इस डीमेट खाते के जरिए। ठीक है, तो डिमेटलाइजेशन से पहले की स्थिति क्या थी, तो इससे पहले क्या होता था, जब डीमेट खाते नहीं होते थे तो आप देखेंगे शेयर कागजी प्रमाण पत्र के रूप में होते थे। तो एक कागज के रूप में आपको प्रमाण पत्र दिया जाता था, आपने इतने शेयर खरीदे हैं। चोरी खोने और जालसाजी का खतरा भी रहता, तो भाई ये चोरी भी हो सकते थे, फट भी सकते थे, ठीक है, या कहीं खो भी सकते थे, या हो सकता है भाई कोई जालसाजी कर दे, आपको नकली पेपर दे दे, तो ये भी समस्या रहती थी। ठीक है, ट्रांसफर प्रक्रिया लंबी और जटिल होती थी। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफर करना है एक शेयर से दूसरे शेयर के अंदर, ठीक है, या आपको अपने शेयर बेचने हैं, तो इन सब चीजों में भी बड़ा लंबा टाइम लगता था। डिलीवरी में कई सप्ताह लग जाते थे। ठीक है, और उसके बाद जब आपने उसको बेच दिया तो उसके बाद वापस जो आपको पैसा मिलता है उसके अंदर भी आप देखेंगे लेन देन में काफी लंबे समय लगता था। ठीक है, यानी काफी जटिल प्रक्रिया होती थी और लंबा समय इसके अंदर लगता था। ठीक है, लेकिन जब से आप देखेंगे डीमेट खातों ने शेयर व्यापार को आसान बना दिया। अब जब से डीमेट खाते आ गए तो बाजार क्या हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया, आपका लेन देन जो है काफी आसान हो गया। तो कागजी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, अपने डीमेट खाते में जाइए, आपने कौन सा शेयर खरीदा है, ठीक है ना, और कौन सा शेयर आपका प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा नुकसान दे रहा है, ये सारी चीजें आप खुद मैनेज कर सकते हैं। शेयर चोरी, नकली और गुम होने का खतरा कम हो गया। तो भाई आपका शेयर अकाउंट में से तो चोरी हो नहीं जाएगा, आपके डीमेट खाते में से चोरी हो नहीं सकता। ठीक है, और रिकॉर्ड रहता है पूरा, उसमें कोई आपको जालसाजी भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब सेबी रजिस्टर्ड डीमेट खाते होते हैं आज के टाइम में।
शेयर खरीद फरोख्त तेज और आसान होगी, तो आप आसानी से चाहें एक ही टाइम में खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, बहुत आसान हो गया है। स्वामित्व परिवर्तन सरल हो गया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है जो भी आपका स्टॉक है या जो भी आपका कह सकते हैं शेयर है, उसको आप जब मर्जी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो स्वामित्व परिवर्तन आसान हो गया है। स्टैम्प शुल्क लगता था पहले, कुरियर और स्टोरेज खर्चा होता था, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड और पारदर्शिता हो गई है, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है तो आप सारी चीजें आसानी से देख सकते हैं, सब कुछ पारदर्शी है भाई, कितने का बिका, कितने का खरीदा, ये सब आप लाइव देख सकते हैं। लाभांश और बोनस सीधे खाते में मिलते हैं, ठीक है, अब आपको लाभांश हो गए या जो भी बोनस मिल रहा है आपकी कंपनी में, जिस भी कंपनी में आपने शेयर लगाए, उसका जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाता है, पहले चेक के द्वारा मिला करता था। छोटे निवेशकों को अधिक सुविधा मिली है, तो भाई छोटे निवेशक जो कम पैसा लगाना चाहते हैं वो आसानी से लगा लेते हैं। तो पहले क्या होता था भाई कि जो छोटे निवेशक होते थे उनका पैसा लेती नहीं थी कंपनी, कहती थी भाई छोटे मोटे रकम लेते। अब चाहे तो आप 100 रुपए का भी निवेश कर सकते हैं और 1 लाख का भी निवेश कर सकते हैं, 1 करोड़ का भी निवेश कर सकते हैं, तो सबके लिए फायदा हुआ इससे, ठीक है। तो डिमेटलाइजेशन के लाभ क्या है, तो सुरक्षित निवेश हो गया है, तेज व्यापार है, ठीक है, आसानी से किया जा सकता है, पारदर्शी है, तकनीकी दक्षता है, यानी जिसको भाई तकनीक आती है वो आसानी से सारी चीजें कर सकता है। शेयर बाजार में विश्वास में वृद्धि हुई है, तो अब लोगों को क्या हुआ भाई, विश्वास हो गया, कोई जालसाजी वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो इससे भी फायदा हुआ है। डिमेटलाइजेशन की सीमाएं क्या है, तो देखिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता पर निर्भरता है, तो पूरा भाई डिजिटल है, तो आपको अच्छे से हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, तो समझना जरूरी है। साइबर सुरक्षा का जोखिम कई बार आप देखते हैं रहता है, ठीक है ना, साइबर सुरक्षा का जोखिम तो रहता ही भाई, कई बार क्या होता है कि आपके अकाउंट को हैक करके भी पैसा उसमें से निकाल लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपको बरगला के ओटीपी वगैरह लेके भी आपके अकाउंट में से पैसा वगैरह निकाला जाता है, तो ये थोड़े बहुत जोखिम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डिमेटरियलाइजेशन ने भारतीय शेयर बाजार को आधुनिक, सुरक्षित और निवेश अनुकूल बनाया है। डिमेट खातों के कारण शेयर रखने और व्यापार करने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं काफी सरल, तेज और विश्वसनीय हो गई है, ठीक है। और साथ ही आप देखेंगे डिजिटल युग में डिमेटराइजेशन पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। तो आज आप देखेंगे हर कोई जो है डिमेट अकाउंट के जरिए ही जो भी शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, प्रतिभूतियों को खरीदना बेचना हो गया, तो इसके द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसने क्या किया भाई, व्यापार को और ज्यादा आसान बना दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमा अनुबंध की आधारशिला जो होती है वो सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत है, क्या आप सहमत हैं? बीमा अनुबंध के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से बताइए, ठीक है। तो जब भी हम बीमा लेते हैं, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत कायम करता है, यानी हम जिस भी बीमा कंपनी से बीमा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे दोनों को, बीमा कर्ता को और बीमा धारक दोनों में आपसी विश्वास होना चाहिए, तभी बीमा जो है सही हो सकता है। तो इसी के आधार पर आपको आंसर लिखना है। तो देखिए बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कर्ता बीमित व्यक्ति को जोखिम की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो बीमा कर्ता क्या करेगा भाई, अगर कोई भी एक बीमित व्यक्ति है वो पैसा खर्च करेगा कि भाई भविष्य में मुझे हो सकता है ये परेशानियां आ जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा भाई, एक कंपनी को, बीमा करता को क्या करेगा भाई, वो पैसा देगा कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं, अगर भविष्य में मेरे साथ कोई भी जोखिम होता है तो आप उस खर्चे को, जो भी आर्थिक खर्चा होगा वो आप उठाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है बीमा आपका। तो ये सामान्य अनुबंधों से अलग होता है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के बीच पूर्ण विश्वास, ईमानदारी की आवश्यकता होती है। तो भाई अन्य जो भी समझौते होते हैं, उन समझौतों में जो बीमा का समझौता होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये विश्वास पे निर्भर करता है, जो बीमा ले रहा है वो भी सही बोले और जो बीमा दे रहा है वो भी सही बोले। अगर दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों की आपसी सहमति है, तभी जो बीमा होगा वो सही होगा। अगर दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला तो भविष्य में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसी कारण बीमा अनुबंध का आधार सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत होता है, गुड फेथ, यानी इसीलिए कहते हैं भाई कि गुड फेथ के आधार पर ही बीमा हमेशा किया जाना चाहिए। तो बीमा क्या करता है भाई, बीमा का सुरक्षित कदम, कल का भरोसेमंद जीवन, यानी आज अगर आपने बीमा करा है तो आपका भविष्य जो होता है वो सिक्योर होता है, ठीक है। तो बीमा क्या करता है, एक सुरक्षा कवच होता है जो आपको और आपके परिवार को अप्रत्याशित परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी भविष्य में आपातकालीन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, जिसका आप आर्थिक रूप से वहन ना कर पाए, तो क्या होता है भाई, बीमा क्या करती है, बीमा कंपनी क्या करती है, उससे ही क्या करती है, आपको आर्थिक लाभ देती है। अगर आपको कोई भी आर्थिक समस्या भविष्य में आए तो बीमा कंपनियां क्या करेंगी भाई, आपको लाभ देंगी, क्या है, आपको कोई परेशानी ना हो सके भविष्य में, ठीक है। तो उसके बदले बीमा कंपनियां क्या लेती हैं भाई, हर महीने प्रीमियम लेती हैं, या 6 महीने में एक बार या साल में एक बार प्रीमियम लेती है कि भाई आपको भविष्य में कोई भी खतरा होगा, तो कोई भी अगर आर्थिक खतरा होगा तो उसको हम वहन करेंगे, ठीक है। तो किस तरह के खतरे हो सकते हैं भाई, जीवन को हो सकता है, आपके परिवार के भविष्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए भाई जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी अकाल मृत्यु हो जाए,
तो फिर भाई पूरा परिवार कैसे चलेगा, तो उसके लिए जीवन बीमा होता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य बीमा, अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो खर्चा ज्यादा होता है, तो स्वास्थ्य बीमा होता है। और वाहन बीमा होता है, आपकी गाड़ी है, आपने काफी प्राइस में खरीदी है उसे, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो भी खतरा होता है, तो भी समस्या हो सकती है, उसका कैसे आप ठीक वगैरह करवाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए बीमा कराया जाता है, तो कंपनी वहन कर लेती है उसके जो भी आर्थिक खर्चे आते हैं। संपत्ति बीमा हो गया भाई, आपकी संपत्ति है, किसी कारण मान लीजिए आपकी संपत्ति जो है नुकसान में चली जाए, तो उसका भी पैसा आपको इस बीमा से मिल जाता है, ठीक है। यात्रा बीमा होता है, तो आप अगर बहुत सारी यात्राएं करते हैं तो हमेशा जीवन में भाई खतरा बना रहता है एक्सीडेंट वगैरह का, तो अगर आप ये बीमा करा लेते हैं तो इससे भी क्या होता है, आपको सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। तो ये बीमा के प्रकार हैं। अब समझते हैं बीमा अनुबंध के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो देखिए, बीमा जो अनुबंध होता है वो सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत है, ठीक है, यानी गुड फेथ का है। आपस में दोनों को विश्वास होना चाहिए कि भाई दोनों एक दूसरे से सही बात कर रहे हैं, सही जो है समझौता कर रहे हैं। तो बीमाकर्ता और बीमित दोनों को सभी महत्वपूर्ण जानकारी ईमानदारी से बतानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो बीमा करता हो चाहे वो बीमा धारक हो, दोनों को क्या करना भाई, सही जानकारी देनी है बीमा लेने से पहले। गलत जानकारी या तथ्य छिपाने पर बीमा अनुबंध अमान्य हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बीमा ले रहा है, उसने बहुत सारी चीजें छुपा ली और बाद में क्लेम के टाइम में वही चीजें सामने आ गई, तब तो उस टाइम जो बीमा देने वाला होगा वो कई बार क्या करता है भाई, मना कर देता है, तो उससे क्या होता है, दोनों तरफ आप देखेंगे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बीमारी छिपाने पर स्वास्थ्य बीमा दावा अस्वीकार्य हो सकता है, ठीक है। आपको एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जब आप बीमा लेने जा रहे हैं तो आपने भाई उस गंभीर बीमारी को छुपा लिया कि भाई बाद में क्या करूंगा, इसी से इलाज करवा लूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में आप क्या देखेंगे भाई, आपने प्रीमियम भरा, लेकिन जब वो बीमारी बढ़ गई और आप इलाज कराने जाएंगे तो जो बीमा कंपनी होगी वो भाई पहले चेक करवाएगी कि भाई ये बीमारी पहले से तो नहीं है। अगर ये पहले से बीमारी निकल गई तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और बल्कि जो आपने पैसा भरा होगा वो भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गुड फेथ जरूरी है। आपस में क्या होना चाहिए भाई, सर्वोच्च सद्भावना, कि दोनों एक दूसरे से सही बातें बताएं। अन्य प्रमुख सिद्धांत होते हैं, जैसे बीमा योग्य हित का सिद्धांत है, बीमित का वस्तु या जीवन में आर्थिक हित होना चाहिए। तो भाई आप जिस भी चीज का बीमा करा रहे हैं वो आपसे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका कोई सामान हो, ठीक है, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, तो वो आपसे संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी का बीमा करा लें जाके। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तो बीमा केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई करता है, लाभ नहीं देता। तो भाई जो आपका नुकसान हुआ होगा उसी की भरपाई करेगा, ठीक है ना, अलग से कोई लाभ नहीं देगा आपको बीमा कंपनी जो होगी। निकट कारण का सिद्धांत, तो दावा तभी मान्य होगा जब हानि का मुख्य कारण बीमित जोखिम हो, ठीक है, यानी तभी आपको बीमा मिलेगा कि भाई जिस चीज का आपने बीमा करा रखा है उसी के आधार पर आपको बीमा मिलेगा, अलग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने गाड़ी का बीमा करा रखा है तो आपको गाड़ी का बीमा दिया जाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर बैठे व्यक्ति का बीमा आपको थोड़ा ना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो निकट कारण का सिद्धांत होता है उसके आधार पर ही जो है दावा किया जाता है। योगदान का सिद्धांत, एक से अधिक बीमा होने पर सभी कंपनियां अनुपात में भुगतान करेंगी। तो भाई मान लीजिए आपने एक घर ले रखा है, ठीक है ना, उस घर से तीन कंपनियों से बीमा करवा रखा है, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए आपके घर को कोई नुकसान होता है तो तीन जो भी नुकसान हुआ होगा वो तीनों कंपनियां बराबर बराबर मिलकर आपको देंगी, ठीक है। कोई एक कंपनी ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए आपकी तीन कंपनियां हैं, तीन कंपनियों से आपने क्या कर रखा है भाई, बीमा करा रखा है, ठीक है, और आपका क्या हो गया, मान लीजिए आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं कि ये भी 10 लाख देगा, ये भी 10 लाख देगा, ये भी 10 लाख देगा, ठीक है। ये तीनों मिलकर अपना शेयर बांट लेंगे, ठीक है, यानी तीनों मिलकर क्या करेंगे भाई, मान लीजिए तीनों का है तो 3 लाख समथिंग जो भी होगा उसके आसपास ही जो है आपको एक कंपनी देगी। ऐसा नहीं कि भाई ये तीनों कंपनियां 10-10 लाख देके आपको 30 लाख दे देंगी। अगर आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है तो तीनों मिलकर 10 लाख का नुकसान पूरा करेंगी, ठीक है। तीनों कंपनियां अलग से आपको 10-10 लाख नहीं देंगी, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं। प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो भुगतान के बाद बीमा करता तीसरे पक्ष से दावा कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका भाई आपने अपना बीमा करा रखा है, आपकी गाड़ी है, ठीक है ना, आपका गाड़ी का बीमा है, तो ये आपकी कंपनी है, तो एक कंपनी है और ये तीसरा बंदा है, ठीक है। तो इस तीसरे बंदे ने क्या किया भाई, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करेगी भाई, कंपनी क्या करेगी, आपका जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तो जो है वो कंपनी करेगी, ठीक है। लेकिन अब ये जो नुकसान की भरपाई इस कंपनी ने करी है वो वसूलेगी कैसे, इस व्यक्ति से, ठीक है, यानी आपके बिहाफ से जिसने नुकसान किया है उससे जो बीमा कंपनी होती है वो वसूल करती है। हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत होता है, तो बीमित को नुकसान कम करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए भाई कि अगर आपने बीमा लिया तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी ले रखी है, उसका बीमा करा लिया तो आप गाड़ी को हर जगह ठोकते फिरते रहें, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको बचाना चाहिए। तो ये भी कहते हैं, तो नुकसान कम करने का प्रयास करना चाहिए भाई, अगर बीमा भी है तभी भी आप अपनी वस्तु को नुकसान ना पहुंचाएं। सर्वोच्च सद्भावना
को आधारशिला क्यों कहा जाता है? तो देखिए, बीमा पूरी तरह से सही जानकारी पर आधारित होता है, ठीक है। एक आर्थिक अनुबंध होता है, आधारित अनुबंध होता है भाई कि आप सही जानकारी दे रहे हैं, तो इसीलिए भाई हमेशा बीमा करते समय जो है गुड फेथ रखना चाहिए, ठीक है ना, यानी सर्वोच्च सद्भावना रखनी चाहिए कि भाई आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो सके। तो बीमाकर्ता बीमित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जोखिम का आकलन करता है, क्योंकि भाई जब आप अपनी जो जानकारी देंगे उसी के आधार पर ही तो जो भी चीज, जिस चीज का भी आप बीमा कर रहे हैं, तो उसके आर्थिक जो भी आर्थिक आकलन होगा कि भाई इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि भाई आपने 10 लाख की गाड़ी ली है और कल को उस गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, तो कम से कम भाई उसमें कितने का नुकसान हो सकता है? मान लीजिए 5 लाख का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप जोखिम का जो आकलन होगा, ठीक है ना, जो भी जोखिम का आकलन होगा, 5 लाख का नुकसान हो आपकी गाड़ी का या 10 लाख का अनुमान हो, तो उस जोखिम के आधार पर ही जो है आपका बीमा कराया जाएगा, ठीक है ना, उतना ही बीमा कराया जाता है, ठीक है। तो बीमाकर्ता बीमित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जोखिम का आकलन करता है और उसके आधार पर ही बीमा करता है। यदि जानकारी गलत या अधूरी हो तो अन्य सभी सिद्धांत प्रभावहीन हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने भाई गलत जानकारी दे दी, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जो थी वो 5 लाख की थी और आपने 10 लाख का जो इसका बीमा करवा लिया, ठीक है, तो ये गलत जानकारी अगर आपने दी है, तो इसका मतलब भाई जब आपकी गाड़ी को नुकसान हो गया मान लीजिए 8 लाख का, तो कभी भी कंपनी आपको भाई 5 लाख की गाड़ी पे 8 लाख का क्लेम नहीं देगी, तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए भाई सच बोलना चाहिए जब भी आप बीमा ले रहे हैं। तो इसीलिए सर्वोच्च सद्भावना के बिना बीमा अनुबंध संभव नहीं माना जा सकता। तो भाई गुड फेथ होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से गुड फेथ होना चाहिए, तभी बीमा लेना चाहिए, तभी बीमा जो होगा सही कहलाएगा और आपको आसानी से क्लेम भी मिलेगा जब आप बीमा का क्लेम लेने जाएंगे तो, ठीक है। तो बीमा अनुबंध कई सिद्धांतों पर आधारित होता है आप कह सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो और भी बहुत सारी चीजें होती है बीमा कराते टाइम, लेकिन सबसे बड़ी चीज है गुड फेथ, ठीक है ना, यानी आपको जो है सर्वोच्च सद्भावना रखनी चाहिए, यानी सही चीजें बतानी चाहिए। यही सिद्धांत बीमा अनुबंध को पारदर्शी, ठीक है, न्याय संगत और विश्वसनीय बनाता है, ठीक है। तो इसी के सिद्धांत के आधार पर भाई जो भी आपने बीमा करवाया वो पारदर्शी रहेगा, दोनों तरफ से बिल्कुल सही जो चीजें बताई जाएंगी। न्याय संगत होगा, भाई भविष्य में अगर आपको नुकसान होता है तो न्याय संगत होगा, तो आपका जो है हर्जाना दिया जाएगा आपको, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपस में विश्वसनीयता भी बनी रहती है, ठीक है। तो अन्य सभी सिद्धांत इसी के पूरक है और इसी के आधार पर जो भी सिद्धांत बनाए गए, इसी के आधार पर बाकी के सिद्धांत भी आपको बीमा में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बीमा अनुबंध की आधारशिला सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है भाई जो बीमा अनुबंध होता है वो सर्वोच्च सद्भावना यानी गुड फेथ का जो है वो सिद्धांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यवसाय पर विश्वास करने के लिए एक प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी। तो ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के आधार पर इसकी प्रक्रिया बताइए, ठीक है। तो भाई आप कहीं पर भी अगर कोई भी लेन देन कर रहे हैं एज ए कस्टमर, ठीक है, तो आप जो भी सामान ले रहे हैं आपको सही से जो है सामान मिले या सही से आपको सर्विस मिले, तो ये चीज तो होनी चाहिए एज ए ग्राहक आपके लिए। अगर मान लीजिए आपको सही से सर्विस या आपको सही वस्तु नहीं मिल रही है, तो उसके शिकायत के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। सेम ऐसे ही बैंकिंग में भाई, अगर बैंकिंग में आपकी कोई शिकायत है, ठीक है, अगर उसका सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, निवारण नहीं किया जा रहा है, तो कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो क्या कर सके भाई, आपकी जो भी शिकायत है उसको सुन सके और सही फैसला ले सके। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे रिजर्व बैंक ने 1995 में लोकपाल योजना शुरू करी थी कि भाई अगर आप बैंक से संतुष्ट नहीं है तो यहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसको समझेंगे हम। तो देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए जो प्रभावकारी शिकायत निवारण व्यवस्था आवश्यक है। भाई बैंकिंग सिस्टम है, पैसे का लेन देन है, तो अगर ग्राहक असंतुष्ट है तो उसके निवारण के लिए भाई कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए। बैंक और ग्राहक के बीच विवादों को सुलझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू करी थी। इसलिए आप देखते हैं आरबीआई ने भाई बैंकों में बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था शुरू करी। इस योजना का उद्देश्य बैंक ग्राहकों की शिकायतें सरल, त्वरित और निःशुल्क समाधान प्रदान करना है कि अगर आपको बैंक से कोई दिक्कत है तो आप तुरंत, ठीक है ना, वहां पर जाकर शिकायत कर सकते हैं और निःशुल्क होता है ये, और आपकी जो भी समस्या है उसको सुना जाएगा। तो बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? तो बैंकिंग लोकपाल जो होता है, यदि आपको बैंक की किसी सेवा से संतोष नहीं है और आपकी शिकायत का समाधान बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। यानी बैंक आपकी नहीं सुन रहा है तो आप क्या करेंगे भाई, लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल है उससे शिकायत करेंगे, ठीक है। तो किन मामलों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी सेवाओं में कमी या लापरवाही, ठीक है ना, आपकी जो है पासबुक अपडेट नहीं की जा रही है, आपको जो है लेन देन की प्रक्रिया जो भी है उसको सही से पारदर्शी तरीके से नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। और अनाधिकृत लेन देन, यानी जो आपने ट्रांजैक्शन किया नहीं है वो भी ट्रांजैक्शन अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है,
आप देख रहे हैं ऋण क्रेडिट कार्ड से संबंधित समस्याएं कि भाई आपका क्रेडिट बिल जो है वो टाइम पे अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप पैसा भर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लेट फीस लगा दी जा रही है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, जमा निकासी या भुगतान में समस्या हो रही है, बैंक द्वारा जो है बेफालतू के सरचार्ज लगा के आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जा रहे हैं, ठीक है, और अन्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित और भी बहुत सारी आपकी शिकायतें हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जो भी संबंधित शिकायतें होती हैं और बैंक आपकी नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो शिकायत कैसे कर सकते हैं? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बैंक की जो है शाखा होती है, हर शाखा में शिकायत के लिए केंद्र होता है, तो आप बैंक की शाखा में जाएंगे, वहां पर शिकायत करेंगे, ठीक है। यदि 30 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उत्तर से संतुष्ट नहीं होने के बाद आप बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। तो 30 दिन में अगर आपकी शिकायत का निवारण बैंक नहीं करते तब आप लोकपाल में जाएंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। लोकपाल आपके मामले की जांच कर निष्पक्ष समाधान प्रदान करते हैं, ठीक है, तो आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद निष्पक्ष जो है वो समाधान देंगे, ठीक है। तो कहां संपर्क कर सकते हैं आप? ऑनलाइन पोर्टल होता है इसका cms.rbi.org.in, या टोल फ्री नंबर है 14448, ठीक है, या डाक द्वारा भी, या क्षेत्रीय जो भी कार्यालय होते हैं हर क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे एक बैंकिंग लोकपाल व्यवस्था की गई है, वहां पे जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग लोकपाल की विशेषताएं क्या होती हैं? स्वतंत्र वैधानिक संस्था होती है, ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ग्राहकों के लिए जो आप देखेंगे निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पर, ठीक है। सरल, त्वरित और सुलभ प्रक्रिया है, आसानी से तुरंत आपकी जो बातें सुनी जाती हैं, आपकी शिकायत सुनी जाती है। अधिकतम आप देखेंगे 20 लाख तक के मामले पर यहाँ पर विचार किया जाता है, ठीक है। निर्णय बाध्यकारी, बैंक के लिए भाई जो भी यहाँ पर निर्णय होता है बैंक के लिए बाध्यकारी होता है, बैंक को वो निर्णय मानना ही पड़ता है, ठीक है। अब ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के आधार क्या हो सकते हैं? तो हमने देख ही लिया था, ठीक है ना, चेक जमा या निकासी में देरी हो रही हो, एटीएम डेबिट कार्ड से संबंधित समस्याएं हो, ऋण और ब्याज गणना संबंधित शिकायतें हो जो ढंग से बैंक नहीं कर रहा हो, बैंक खाता खोलने या बंद करने में कठिनाई हो रही हो, यूपीआई इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग में अगर कोई त्रुटि आपको दिखती है, पेंशन और सरकारी भुगतान में अगर आपकी देरी हो रही है, आरबीआई नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं बैंक, तो इन सारी शिकायतों को आप क्या कर सकते हैं? बैंकिंग लोकपाल में दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अब आता है शिकायत में निम्न विवरण आवश्यक होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ग्राहक का नाम और पता, बैंक और शाखा का विवरण, शिकायत का जो भी शिकायत है आपकी उसको संक्षिप्त में आप बता देंगे, और बैंक में की गई पूर्व शिकायत का भी प्रमाण देंगे कि भाई 30 दिन हो चुके हैं, बैंक हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो उसके बाद आप इसके विवरण के द्वारा आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। शिकायत की जांच कैसे होती है? तो आप देखेंगे बैंकिंग लोकपाल में शिकायत की जो प्रारंभिक जांच करता है, देखेगा भाई कौन सी शिकायत है, किस वजह से शिकायत का जो निवारण नहीं हो रहा है, दोनों पक्षों से जानकारी मांगता है, बैंक से भी मांगेगा, आपसे भी मांगेगा, ठीक है, और उसके बाद कोशिश करेगा भाई सेटलमेंट हो जाए, सुलह हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जब सुलह अगर संभव नहीं होती तो लोकपाल क्या करेगा भाई? अगर सुलह हो गई तो ठीक है, अगर बैंक ने उसकी बात मान ली तो ठीक है, ग्राहक संतुष्ट हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तब अच्छे से क्या करा जाएगा? उसका निरीक्षण किया जाएगा, मामले पे अच्छे से जांच बिठाई जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा भाई मामले का क्या निर्णय होता है, ठीक है, जांच करवा के उसका निर्णय लिया जाएगा। अगर लगता है बैंक ने लापरवाही करी है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा भाई? क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ती है, मुआवजा भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बैंकिंग लोकपाल जो है वो काम करता है। अपील की व्यवस्था होती है, यदि कोई पक्ष लोकपाल के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो वो आरबीआई के अपीलीय प्राधिकारी के पास भी अपील कर सकता है। मान लीजिए आप लोकपाल से ना खुश हो तो आप क्या कर सकते हैं? अपील प्राधिकारी जो होते हैं वहां पर यानी दोबारा अपील कर सकते हैं, भाई यहाँ पे भी सुनवाई ढंग से नहीं हुई तो वहां पे भी सुनवाई होती है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना का क्या महत्व है? तो ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है, ठीक है, ऐसे ग्राहक आप बैंक के हैं तो वहां पर आपके अधिकारों की रक्षा की जाती है। बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता की, भाई बैंकिंग व्यवस्था जो सही से काम कर सके, त्वरित और कम लागत में जो है न्याय मिल सके, बैंक और ग्राहक के बीच जो विश्वास है उसमें वृद्धि हो सके, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे लोकपाल योजना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक हितों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह ग्राहकों को सरल और त्वरित न्याय प्रदान करती है तथा बैंकों को अपनी सेवाएं बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है कि भाई सही से बैंकिंग व्यवस्था चल सके, तो लोकपाल भी क्या करता है? इसके लिए काम करता है। इस योजना ने बैंकिंग व्यवस्था में आप देखेंगे विश्वास, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत किया है। तो इससे आप देखेंगे बैंक में और ज्यादा पारदर्शिता आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में बंधक का अर्थ और महत्व आपको स्पष्ट करना है, साथ ही दृष्टिबंधक, बंधक और गिरवी के बीच में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। यानी जब भी आप एक बड़ा लोन लेने जाते हैं, चाहे मान लीजिए आपको घर बनाना है तो आपको होम लोन चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज जो है बैंक के पास बंधक के रूप में रखनी पड़ेगी, तभी बैंक जो आपको एक बड़ा लोन देगा, ठीक है, क्योंकि बैंक को भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो उसी में आपको बताना बंधक किस तरह से रखा जाता है।
ठीक है ना, और क्या इसका महत्व होता है, और ये 3 प्रकार जो हैं ये भी बंधक के रूप में किस तरह से यूज किए जाते हैं, तो इनको आपको इस आंसर में बताना है। तो देखिए, गृह ऋण में बैंक या वित्तीय संस्था लंबी अवधि के लिए बड़ी राशि प्रदान करते हैं, यानी भाई आप अगर घर ले रहे हैं, उसकी राशि भी ज्यादा होती है, तो लोन ज्यादा राशि के रूप में बैंक आपको देते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे वो अचल संपत्ति जो है अपने पास रख लेते हैं, और इसी संपत्ति को क्या कहा जाता है, बंधक कहा जाता है। यह व्यवस्था ऋणदाता के जोखिम को कम करती है, अतः बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इससे क्या होता है भाई, जिसने आपको पैसा दिया है बैंक ने या किसी वित्तीय संस्थान में, तो वो भी क्या होते हैं, सिक्योर रहते हैं कि भाई अगर भविष्य में इन्होंने नहीं कर्जा चुकाया तो वो इस अचल संपत्ति से उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, बंधक क्या होता है, बंधक आप समझ ही गए होंगे कि भाई बंधक व्यवस्था जिसमें ऋण प्राप्तकर्ता अपने ऋण की सुरक्षा के लिए अपनी अचल संपत्ति घर और भूमि को ऋणदाता के पक्ष में गिरवी रखता है, जबकि संपत्ति का स्वामित्व बंधनकर्ता के पास ही रहता है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे जो स्वामित्व होगा वो उसी का होगा, लेकिन बंधक के रूप में आप जो देखेंगे, जो जिसने आपको लोन दिया वो अपने पास रख लेगा सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए एक बैंक है, तो बैंक क्या करेगा भाई, जो भी आपका घर है, ठीक है ना, एक समझौता करेगा, बंधक समझौता करेगा, और वो समझौते के तहत इस घर को अपने पास रख लेगा और बदले में आपको क्या कर देगा, पैसा दे देगा, और आप वो पैसे से आप घर बनाइए, चाहे जो मर्जी चीजें करिए, ठीक है। तो वही ऋण प्राप्त करना, संपत्ति को गिरवी रख लेना, फिर आप ऋण का उपयोग कर सकते हैं। आपको एक ईएमआई बना दी जाती है, आप समय समय पर वो ईएमआई आपको चुकानी पड़ती है, ठीक है। जब आपकी ईएमआई पूरी हो जाती है तो आपका जो बंधन होता है वो मुक्त हो जाता है, वो पूरा स्वामित्व आपका हो जाता है, वो किसी के पास बंधक नहीं रहता, ठीक है। तो बंधक के लाभ क्या होते हैं, यही भाई बड़ी राशि आपको आसानी से मिल जाती है लोन के रूप में, ठीक है। अधिक अवधि तक चुकाने की सुविधा मिलती है ईएमआई के रूप में, आप लंबे समय तक उसको चुका सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। प्रतिस्पर्धी ब्याज दर जो होती है वो आपको सही मिल जाती है, ठीक है ना। कर में भी आपको लाभ मिलता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 80C और 24B के तहत आपको कर में छूट मिल जाती है, ठीक है। समय पर भुगतान से क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, और आप अगर समय से भुगतान करें तो आपका क्रेडिट बेहतर होगा, तो भविष्य में भी आपको लोन लेना जो होगा आसान होगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है भाई, यदि ऋण चुकाने में चूक होती है तो बंधनकारी क्या करता है भाई, कानूनी अधिकार होता है कि वो आपकी संपत्ति को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सके, ठीक है। और गृह ऋण आपके सपनों को घर दिलाता है भाई। इससे क्या होता है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन आपको घर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, लोन पर लेकर आसानी से अपना जो घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं, तो आपको भी क्या होता है, फायदा होता है इससे, ठीक है। अब देखिए, दृष्टि बंधक, बंधक और गिरवी में क्या अंतर होता है, तो तीनों का संबंध आप देखेंगे संपत्ति को ऋण की सुरक्षा के रूप में उपयोग करने से है, लेकिन इसकी प्रकृति अलग अलग है। तो मेन मकसद ये होता है भाई, कर्जे पे पैसा मिल जाए और हमें जो भी चीजें खरीदनी है हम उसको खरीद लें, या जो भी काम करना है वो कर लें, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है आपका दृष्टि बंधक, जब कोई संपत्ति बिना किसी लिखित बंधक दस्तावेज के केवल आपसी समझ या व्यवहार के आधार पर ऋण के लिए सुरक्षा, यानी आपसी समझ होती है भाई एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, वो उसको क्या करता है, ऋण के रूप में दे देता है। तो इसमें वो क्या करता है भाई, सिक्योरिटी के तौर पर आप देख सकते हैं अपनी अचल संपत्ति जैसे घर और भूमि दे देता है। ऐसे आप बंधक में देखेंगे भाई, यहां पर क्या होता है, यहाँ पर कानूनी बंधक दस्तावेज बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो बैंक होते हैं या जो वित्तीय संस्थान वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, पूरा एक दस्तावेज बनाते हैं और दस्तावेज के आधार पर आपको लोन देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है भाई, अपना घर या भूमि जो है वो बैंक के पास बंधक के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। और वहीं जब गिरवी की बात करते हैं, तो गिरवी क्या होता है भाई, कि अगर आपको भाई कोई भी पैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी, इसमें देखिए, इसमें दोनों में आप देखेंगे, इसमें अचल संपत्तियां होती है, इसमें क्या होता है, आपको चल संपत्ति जो है वो जिससे आप ऋण ले रहे हैं उसके पास रखनी पड़ती है, जैसे आपकी गाड़ी हो गए, ठीक है ना, आपके गहने हो गए, आपके मशीन हो गई, आपके शेयर हो गए, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। दस्तावेज, तो इसमें भाई कोई लिखित दस्तावेज आवश्यक नहीं होता, केवल आपसी समझ ही काफी होती है, आपसी समझ में लेन देन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे भाई लिखित दस्तावेज बनाया जाता है, ठीक है, उसको पंजीकृत कराया जाता है, ठीक है ना, रखा जाता है सिक्योरिटी के तौर पर। यहाँ पर गिरवी वस्तु ऋणदाता के पास सौंपनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होगा भाई, जो भी आपका सामान है आप ऋणदाता को दोगे, तब वो आपको क्या करेगा, पैसे देगा, ठीक है। इसमें कोई ऋण ना चुकाने पर ऋणदाता को न्यायालय से अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर चुका नहीं पा रहे हैं तो भाई वो क्या करेगा, जिसने आपको पैसा दिया है वो न्यायालय चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर ऋण ना चुकाने पर ऋणदाता की संपत्ति बेचकर वो अपना पैसा वसूल करेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ऋण ना चुकाने पर ऋणदाता क्या करेगा भाई, जो गिरवी रखा चीज है उसको क्या करेगा, बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा, ठीक है। और यहाँ कब्जा संपत्ति का कब्जा सामान्यतः ऋण लेने वाले के पास ही रहता है। तो भाई जिसने ऋण लिया है वो घर तो उसी के पास होता है, लेकिन आप कह सकते हैं एक तरह से कागज वगैरह जो होता है वो उनको दे सकता है। संपत्ति का कब्जा सामान्यतः ऋण लेने वाले के पास ही होता है। इसमें भी आप देखेंगे जो संपत्ति होगी वो ऋण लेने वाले के पास ही होती है, ठीक है। बस क्या होता है, दस्तावेज के आधार पर वो किसके पास रख लेता है, बंधक के रूप में बैंक के पास रख लेता है, ठीक है। गिरवी रखी वस्तु का कब्जा ऋणदाता के पास रहता है। तो इसमें भाई जो वस्तु होगी वो किसके पास रहेगी, गिरवी रखे, जिसने रखा हुआ है, जिसने आपको पैसा दिया है, तो आपका सामान अपने पास रखेगा, तो उसके पास सामान रहता है।
उदाहरण, यदि आपने अपने मित्र से बिना किसी लिखित कागज के कहा कि मैं यह घर आपके ऋण की सुरक्षा के लिए रख रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये दृष्टिबंधक हो गया भाई, आपसी सहमति से उन्होंने रख रखा है, लेन देन कर रखा है। यदि आपने बैंक से गृह ऋण लिया और बंधक दस्तावेज बनाकर अपने घर को बैंक के पक्ष में गिरवी रखा है, तो ये बंधक होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, बैंक अपने पास बंधक के रूप में रखता है। यदि आपने ऋण के बदले में अपने सोने आभूषण बैंक को सौंप दिया है, तो ये गिरवी होगा। ठीक है, आपने जो भी आपका घर था, सॉरी, जो भी आपकी मशीन थी या आपके गहने थे या वाहन था, वो आपने किसी को दे दिया और उसके बदले आपने क्या किया, पैसे ले लिया और बाद में बोला कि भाई मैं जब पैसा होगा तब देके सारी चीजें छुड़ा ले जाऊंगा, तो उसे क्या कहा जाता है, गिरवी कहा जाता है। ठीक है, तो दृष्टिबंधक बिना लिखित दस्तावेज अचल संपत्ति पर सुरक्षा मिलती है, वही बंधक में आप देखेंगे लिखित दस्तावेज अचल संपत्ति पर सुरक्षा मिलती है, और गिरवी चल संपत्ति को सौंपकर आप देखते हैं ऋण की सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार आपके हो गए। ठीक है, तो बंधक गृह ऋण की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो भाई बंधक जो होता है वो गृह ऋण की सबसे आज के टाइम में आप देखेंगे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करता है और ऋणदाता को कम ब्याज तथा लंबी अवधि के लिए लाभ देता है। तो इससे क्या होता है भाई, दोनों को सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, उसको टाइम मिल जाता है, लंबे समय तक वो पैसा चुका पाता है और उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, भाई ब्याज अच्छा मिल जाता है। और प्लस में क्या होता है भाई, अगर कोई समस्या आती है तो उसने बंधक के रूप में चीज को रखी रखा है, वो बाद में बेच भी सकता है उसे। ठीक है, तो बंधक, दृष्टिबंधक और गिरवी सभी ऋण सुरक्षा के साधन है, लेकिन गृह ऋण में बंधक सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, लेकिन गृह ऋण में सबसे उपयुक्त जो होता है वो बंधक ही होता है। अतः यह कहना सही है कि बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई बंधक जो है इंपॉर्टेंट है अगर आप होम लोन या गृह ऋण ले रहे हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधनों के साथ संतुलित करने की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। वित्तीय नियोजन इस संतुलन को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे और अधिशेष के क्या निहित होते हैं। तो भाई इसमें यही बताया गया कि आपके पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, आपकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो उन सीमित संसाधनों में आप अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, कैसे नियोजन करते हैं। ठीक है, और कई बार आप देखते हैं जो चीजें नियोजन करते हैं, जो बजट बनाते हैं, वो कभी सही होता है कभी गलत होता है, तो उसमें आपको नुकसान भी होता है फायदा भी होता है। तो इन सब चीजों को आपको इस आंसर में बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन की आवश्यकता। ठीक है, तो भाई देखिए संतुलन कैसे बनेगा। मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसके पास संसाधन सीमित होते हैं। मनुष्य बहुत सारी चीजें लेना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए आवश्यकता होती है आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन, कि भाई हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन में हम क्या चीजें कर सकते हैं, उनके बीच में संतुलन बनाना। ठीक है, तो देखिए मानव की आवश्यकताएं आप देखेंगे असीमित है। जीवन यापन की आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता, शिक्षा, परिवहन, संचार, मनोरंजन, इच्छाएं और आकांक्षाएं, बेहतर जीवन, विलासिता का जीवन, भाई प्रतिष्ठा समाज में दिखाना चाहता है व्यक्ति, समय के साथ बढ़ती इच्छाएं, नई नई चीजों की चाह जो कभी समाप्त नहीं होती, भाई आज ये चीज ले लेते हैं कल वो चीज ले लेते हैं, तो मनुष्य की इच्छाएं तो कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन संसाधन मनुष्य के पास सीमित है, भाई उसका वेतन, उसका व्यवसाय, उसका लाभ जो होता है वो सीमित होता है। ठीक है, वो सारी चीजें तो कर नहीं सकता उससे। समय भी व्यक्ति के पास सीमित है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, सबको अपने उस 24 घंटे में ही काम करना होता है। प्राकृतिक संसाधन भी आप देखेंगे, भूमि, जल, वन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये भी सीमित होते हैं। ठीक है, और मानव संसाधन और कौशल, तो सीमित क्षमता और सीमित अवसर ही व्यक्ति को मिलते हैं काम करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो संसाधन होते हैं भाई वो सीमित होते हैं, लेकिन मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है असीमित होती है। इनमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो आर्थिक संतुलन की अवधारणा क्या है? तो आर्थिक संतुलन का अर्थ है उपलब्ध आय और संसाधनों के अनुसार आवश्यकताओं और खर्चों का सही निर्धारण करना। यानी जितना आपके पास पैसा है उस पैसे के आधार पर आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जो है सही से निर्धारित कर सकें। इसमें प्राथमिकताओं को तय करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, आपके लिए क्या जरूरी है। ठीक है ना, आपके जो इनकम है उस इनकम में आपके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, वो सीमित संसाधनों का उचित उपयोग और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना शामिल होता है। तो भाई आपके लिए जो जरूरी है आप उसको पे खर्चा करेंगे। ठीक है, साथ में आपको सेविंग करनी हो सकता है, भाई भविष्य में कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए भी आपको पैसा बचाना है। ठीक है, और जो जरूरत की चीजें हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी होती हैं आर्थिक संतुलन बनाने में। तो आवश्यकताएं क्या है? तो आवश्यकताएं संसाधनों से अधिक होने पर घाटा उत्पन्न होगा। मान लीजिए भाई आपके पास संसाधन सीमित है, आपके पास जो आपकी इनकम है वो 1 लाख रुपए, आप खर्चा कर रहे हैं 1.5 लाख, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको घाटा होगा। संसाधन आवश्यकताओं से अधिक होने पर अधिशेष की स्थिति होती है। ठीक है, वहीं अगर आपके पास 1.5 लाख आपके पास इनकम है और 1 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा, अधिशेष बचेगा। और उस अधिशेष को आप क्या कर सकते हैं, सही जगह पे लगा सकते हैं जो आपके भविष्य में काम आएगा। ठीक है, अब देखिए वित्तीय नियोजन की भूमिका क्या होती है। तो वित्तीय नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आय का आकलन किया जाता है कि भाई हमारे पास कितनी आय है। उसके बाद खर्चे की योजना बनाई जाती है, तो इस आय में हम कितना खर्चा करेंगे। बचत और निवेश को बढ़ावा दिया जाता है कि भाई हम भविष्य में भी कोई समस्या आ सकती है उसके लिए भी बढ़ाएं या निवेश कर दें जिससे हमें और ज्यादा पैसा मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी सोची जाती है वित्तीय नियोजन में।
वित्तीय नियोजन कैसे संतुलित बनता है, तो कैसे आप वित्तीय नियोजन को संतुलित बना सकते हैं, तो आवश्यकता और अनावश्यक, ठीक है ना, आवश्यक और अनावश्यक खर्चों में अंतर स्पष्ट करेंगे। भाई कौन से जरूरी खर्चे हैं और कौन से अनावश्यक हैं जिन्हें हम नहीं करने चाहिए। आय और व्यय का योजनाबद्ध बजट तैयार करें कि भाई आपकी आय कितनी है और आपके खर्चे क्या हैं, उनके लिए योजना बनाएं, एक बजट बनाएं। बचत और निवेश को बढ़ावा दें, ठीक है ना, तो उस इनकम में कुछ बचत भी करें, ठीक है, ताकि भाई वो भविष्य के लिए काम आ सके, या निवेश करें जो भविष्य में क्या कर सके, आपको अच्छे रिटर्न दे सके, आपके पैसे को बढ़ा सके। अनावश्यक खर्चे से बचत करना, ठीक है भाई, बेफालतू का खर्चा ना करें। बीमा और निवेश से आर्थिक जोखिम को कम करें, ठीक है, तो बीमा कर ले, ठीक है, ताकि भविष्य में हो सकता है भाई कोई समस्या आ जाए, ज्यादा पैसा खर्च हो तो पहले से आप सिक्योर रह सकें। ये भी चीज आप कर सकते हैं वित्तीय नियोजन में। व्यक्तिगत स्तर पर बजट घाटे और अधिशेष में क्या निहित होता है, तो देखिए बजट घाटा क्या होता है, जब व्यक्ति का खर्च उसकी आय से अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बजट का घाटा कहते हैं भाई, ठीक है। वही चीज हो गई भाई, आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, खर्च कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको घाटा ही होगा। तो इससे क्या करना पड़ेगा, बाकी खर्चे पूरे करने के लिए आपको कर्ज में वृद्धि होगी, आपको कर्ज लेना पड़ेगा अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। मानसिक तनाव रहेगा भाई, इस कर्जों को कैसे चुकाएं, ठीक है ना। बचत में कमी आएगी, बचत तो आप कर ही नहीं सकते, उधार ले रहे हैं तो। आर्थिक असुरक्षा होगी भाई, हमेशा ये डर बना रहेगा भाई किस तरह से हम कर्जा चुकाएंगे, ठीक है, कोई अनहोनी ना हो जाए, ये सारे भी आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है। लंबे समय में ये वित्तीय संकट का कारण बनता है, और लंबे समय तक अगर ये चलेगा तो आप भाई कर्जे में ज्यादा आ जाएंगे, डिप्रेशन में ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है आपका बजट अधिशेष। इसका अर्थ होता है जब आय व्यय से अधिक हो। देखिए अब आपकी आय ज्यादा है और आप व्यय कम कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, बचत और निवेश में वृद्धि होगी भाई, आप बचत भी कर पाएंगे भविष्य के लिए और निवेश करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा। वित्तीय स्थिरता रहेगी, ठीक है, आप हमेशा स्थिर रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है, जब पैसे की जरूरत होगी आप उसका यूज कर सकेंगे। भविष्य की तैयारी हो जाती है, ठीक है, आप अपने भविष्य को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। बेहतर जीवन स्तर, आपका जीवन स्तर बेहतर रहेगा, कोई मानसिक तनाव नहीं रहेगा, ठीक है ना, आप अच्छे से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अधिशेष आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, तो आप अधिशेष जो क्या भाई आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, आपको किसी का भय नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा, भविष्य की चिंता नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे और अधिशेष के निहितार्थ अगर देखें तो राष्ट्रीय बजट घाटा क्या होता है, जब सरकार का कुल व्यय उसकी आय से अधिक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटा, यानी गवर्नमेंट उतना पैसा कमा नहीं पा रही जितना पैसा वो खर्च कर रही है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भाई जब पैसा ज्यादा खर्च करती है, इसका मतलब किस लिए करती है भाई, वो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, इसलिए भी खर्च कर सकती है। रोजगार सृजन के लिए कर सकती है, आधारभूत संरचना में निवेश कर सकती है भाई, जैसे आपके मान लीजिए कॉलेज बनाने, यूनिवर्सिटी बनानी है, ठीक है, या आपके हाईवे बनाने हैं, ठीक है, एयरपोर्ट बनाने हैं, तो इन सब चीजों में निवेश करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और नकारात्मक प्रभाव क्या होगा भाई, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होगी, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट भाई अगर ज्यादा खर्चा कर रही है तो उसको ऋण पे पैसे लेने पड़ेंगे देश या विदेश से। मुद्रास्फीति का खतरा होता है भाई, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, ठीक है ना, प्राइस बढ़ सकते हैं चीजों के। भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का भार, तो भाई जो आने वाली पीढ़ी होंगी उन पर और ज्यादा ऋण बढ़ेगा। आर्थिक अस्थिरता रहेगी, तो कई बार देखते हैं भाई आर्थिक अस्थिरता आ जाती है, ठीक है, जब कर्जा ज्यादा होता है तो आर्थिक अस्थिरता आती है, क्यों, क्योंकि भाई कर्जा चुकाना भी होता है, ठीक है ना, और चलाना भी होता है। नेक्स्ट आता है अब राष्ट्रीय बजट अधिशेष। जब सरकारी आय व्यय से अधिक हो तो देखिए इसका क्या क्या फायदा होगा, सार्वजनिक ऋण में कमी आएगी, यानी भाई अब ऋण गवर्नमेंट को उतना ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा, तो अच्छे कामों में पैसा लगा पाएगी। आर्थिक स्थिरता रहती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वो अच्छे से क्या कर सकती है भाई, बिना ऋण के काम कर सकती है, बिना किसी डर के काम कर सकती है। निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, तो इससे क्या होगा भाई, निवेश भी अपना विश्वास बढ़ाते हैं कि भाई गवर्नमेंट में और ज्यादा गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा पैसा लगाया जाए और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। विकास व्यय में कमी हो सकती है, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अगर गवर्नमेंट क्या करे भाई, पैसा बचाना शुरू कर दे, तो पैसा कब बचता है, गवर्नमेंट तो भाई हमेशा पैसा लगाती है, लेकिन अगर पैसा बचा रही है तो इसका मतलब क्या है, वो विकास के कार्यों पे खर्चा नहीं कर रही है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का जितना ही पैसा होता है, गवर्नमेंट का यही लक्ष्य होता है भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिया जाए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। तो अगर उस अधिशेष को बचा लिया तो लोगों के लिए फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो कमी हो सकती है। सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रभावित हो सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, डरेगी कि हम इन सब चीजों में पैसा लगाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, तो सामाजिक कल्याण जो है नहीं हो पाएंगे, तो ये भी समस्या है अगर गवर्नमेंट पैसा बचाने लग जाए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आर्थिक आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना आर्थिक विवेक का आधार है भाई, जरूरी है, ठीक है ना, संतुलन बनाना जरूरी है, खर्चा उतना नहीं करना चाहिए जितनी आय ना हो, ठीक है, नहीं तो इससे क्या होती है, समस्या आती है भविष्य के लिए। तो वित्तीय नियोजन व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए संतुलन बनाए रखना प्रभावी बनाता है, तो भाई एक व्यक्तिगत स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्तीय संतुलन बनाना जरूरी है, ठीक है, तभी आर्थिक स्थिरता रहती है। योजनाबद्ध व्यय, नियंत्रित घाटा और उचित बचत दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करती है, ठीक है। अगर आप अच्छे से व्यय कर रहे हैं, ठीक है, घाटा आपको ज्यादा नहीं हो रहा है, आप निवेश अच्छा कर रहे हैं, बचत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप आर्थिक स्थिर रहेंगे और भविष्य भी जो होगा आपका सुनिश्चित होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ और अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश एफपीओ की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। कंपनी और निवेशकों के लिए उनके महत्व पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है ये आपको बताना है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है निवेशकों के लिए और कंपनियों के लिए ये भी आपको बताना है आंसर में। तो देखिए, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ और अनुवर्ती जो आपकी सार्वजनिक पेशकश एफपीओएस में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पूंजी बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन पूंजी जुटाने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो आपने देखा होगा पूंजी बाजार का मतलब क्या है, शेयर मार्केट, जहां पर आप देखते हैं बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं भाई, पैसा जुटाती हैं और उस पैसे को क्या करती हैं भाई, इन्वेस्ट करके जो भी डेवलपमेंट के काम है कंपनी के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो सारे काम करती हैं। तो आईपीओ और एफपीओ के द्वारा ही जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो पैसे को क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो कंपनियां जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ तथा अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश एफपीओ का सहारा लेती है। इन दोनों प्रक्रिया में न केवल कंपनियों की पूंजी आवश्यकता पूरी होती है बल्कि निवेशकों को भी स्वामित्व और लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां कि आप क्या करो, आईपीओ और एफपीओ के माध्यम से पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, और ज्यादा ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो आपने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपका भी ग्रो होगा, आपको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो पूंजी बाजार क्या होता है, तो यह वह बाजार है जहां दीर्घकालीन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए धन की खरीद फरोख्त होती है, जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सर्विस, सरकारी प्रतिभूतियां। तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर जो भी निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अपना पैसा निवेश करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, और जो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो निवेशकों का पैसा लेती हैं, अलग अलग सेक्टरों में लगाती हैं और उससे क्या करती हैं, वो कैपिटल गेन करती हैं। ठीक है ना, वो क्या करती है, पैसे को बनाती हैं, खुद भी अपने पास रखती हैं और जो इनमें इन्वेस्ट करता है उनको भी देती हैं। तो पूंजी बाजार की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए, कंपनियों को अगर विस्तार करना है, नई परियोजनाएं लानी है, लंबे समय तक विकास करना है तो उनको पैसे की जरूरत होती है। अर्थव्यवस्था में निवेश, उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को अगर प्रोत्साहन देना है तो भी जो आप देखेंगे पूंजी बाजार में निवेश जरूरी होता है, क्योंकि जितना पैसा पूंजी निवेश होता है उतना ज्यादा आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या जो भी आपकी कंपनीज वगैरह हो गई वो ग्रो करती हैं और ज्यादा काम करती हैं, लोगों को और ज्यादा आप देखेंगे रोजगार वगैरह मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, निवेशक जो पैसा लगा रहे हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, और सरकार को भी क्या मिलता है, सरकार भी क्या करती है भाई, बॉन्ड और प्रतिभूतियों के माध्यम से क्या करती है, पैसा कमाती है। तो इसलिए आप देखेंगे पूंजी बाजार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, तो कंपनियां पूंजी कैसे जुटाती हैं, तो कंपनियां अपने स्वामित्व का एक हिस्सा जनता को बेचकर पूंजी जुटाती है। इसके लिए वे शेयर बाजार में सार्वजनिक पेशकश करती हैं। ठीक है, यानी कोई भी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी भाई, वो पूंजी बाजार में अपने आप को लिस्ट करवाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी भाई, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों को देती है कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करो और हमारी कंपनी की हिस्सेदारी ले लो, शेयर ले लो। ठीक है, और इससे क्या होती है, वो पैसा इकट्ठा करते हैं और अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं। तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए सबसे पहले पैसा इकट्ठा किया जाता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचकर पूंजी जुटाती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, उसको पैसे चाहिए तो वो क्या करेगी भाई, पूंजी बाजार में अपने आप को लिस्ट करेगी और लोगों से पैसा कहेगी भाई आप हमारी कंपनी में पैसे लगाओ और हम आपको अपनी कंपनी के शेयर देंगे, आप भी को भी मालिकाना हक देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी के माध्यम से जनता से पैसा, एक कोई भी कंपनी थी उसने खोली, कहा भाई लोग पैसा लगाओ यहाँ पर, हम आपको क्या करेंगे भाई, शेयर देंगे, आपको भी मालिकाना हक देंगे और हमारा ग्रो होगा तो आपका भी ग्रो होगा, आपको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी शेयर में क्या करती है भाई, लिस्ट करती है। निवेशक क्या करते हैं भाई, जिसको भी पैसा होता है वो क्या करते हैं, इस कंपनी में पैसा लगाते हैं और उसके बाद जैसे जैसे कंपनी का विकास होता है, जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होता है, प्रॉफिट होता है, वैसे जिसने जिसने शेयर लिए उनका भी फायदा होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहता है, आईपीओ, यानी पहली बार जब कंपनी क्या होती है, पूंजी बाजार में लिस्ट होती है। ठीक है, और अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश क्या होती है, तो जब कोई सूचीबद्ध कंपनी अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए फिर से शेयर बाजार में अपने शेयर जारी करती है तो उसे एफपीओ कहते हैं। तो एफपीओ क्या होता है, पहले से कंपनी जो होती है वो मार्केट में लिस्टेड होती है लेकिन वो अपनी कंपनी का और ज्यादा विस्तार करना चाहती है, तो उसमें और ज्यादा विस्तार करने के लिए वो और ज्यादा शेयर निकालते हैं। भाई हम और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और ज्यादा शेयर निकाल रहे हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सूचीबद्ध कंपनी जो होती है, यानी पहले से ही सूचीबद्ध होती है कंपनी, वो लिस्टेड होती है मार्केट के अंदर पूंजी बाजार में, तो वो अपना एफपीओ लाती है कि भाई हम अतिरिक्त जो है शेयर लेकर आ रहे हैं, अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो नए शेयर जारी करती है और जनता क्या करती है भाई, उन शेयरों को खरीद कर और क्या करती है भाई, उसका मालिकाना हक हासिल करती है उसके अंदर। ठीक है, और इससे क्या होता है भाई, जो कंपनी पहले से लिस्टेड होती है उसको और ज्यादा पैसा मिलता है तो वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाती है। निवेशक इन शेयरों को खरीदकर कंपनी में निवेश करते हैं, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और विकास को गति मिलती है। तो इससे क्या होता है भाई, कंपनी के बाद और पैसा आता है, कंपनी क्या कर सकती है, और ज्यादा विस्तार कर सकती है, तो ये कंपनियों को फायदा होता है। ठीक है,
तो आईपीओ की प्रक्रिया क्या है? तो कंपनी सार्वजनिक होने पर पूंजी जुटाने का निर्णय लेती है, आपको पता लग गया। मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर नियुक्त किए जाते हैं। तो भाई एक बंदा होता है जो इन सब चीजों को फॉलो करता है, देखता है, बताता है कि भाई क्या क्या हमारी कंपनी है, क्या क्या करती है, ये सारी चीजें जो है निकाली जाती हैं, ठीक है। तो एक नियुक्त किया जाता है, तो ये सारी कामों को देखता है। तो इसके बदले क्या होता है भाई, इसमें एक प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है जो सेबी को दिया जाता है। भाई हमारी ये कंपनी है, हमारा ये काम है, ठीक है, हमारा इतना फायदा है, हमारा इतना नुकसान है, ये सारी चीजें जो है उनको बतानी पड़ती हैं, ठीक है। जो भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं वो सारी चीजें सीबी को बतानी पड़ती हैं। तो फिर सीबी क्या करती है भाई, जांच करती है कि भाई इस कंपनी को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई कमी तो नहीं है। जब वो कमी उसको नहीं दिखती तब वो क्या करती है भाई, इसको लिस्ट कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है भाई, शेयर की कीमत तय की जाती है। फिर वो कंपनी क्या करती है भाई, अपनी एक शेयर की कीमत तय करती है और फिर क्या करती है, उसको लिस्ट कर देती है पूंजी बाजार में। तो जनता से शेयरों के लिए आवेदन किए जाते हैं। अब भाई जब वो लिस्ट हो गई कि भाई एक शेयर इतने का है, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या होता है भाई, देखते हैं कि कितने ये लोट होता है कि भाई कितने लोट जो है एक बंदा ले सकता है। तो उसके हिसाब से जो शेयर की कीमत करके वो लोट रख दिया जाता है और उसके बाद जनता क्या कर सकती है, उस लोट को खरीद के उस कंपनी में हिस्सेदारी ले सकती है, ठीक है ना, शेयर लेकर। तो शेयर आवंटन के बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है। तो भाई क्या हो गया, शेयर आ गए और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट जो होती है उसमें लिस्टेड कर दी जाती है, ठीक है। तो लिस्टेड हो जाती है, फिर एक टाइम पीरियड आता है, फिर वो लिस्ट होने के बाद वो लाइव हो जाती है और उसके बाद शेयर मार्केट में आप उसके शेयर खरीद सकते हैं या जिसने पहले से ही खरीद रखे हैं, लोट खरीद रखे हैं, वो बेच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं नई कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में आती है आईपीओ के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है एफपीओ की प्रक्रिया। तो इसमें आप देखते हैं कंपनी को जब भाई ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो वो पहले से जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें अपने और शेयर जो है जोड़कर लिस्ट करती है कि भाई हम और शेयर जो है इसमें दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सेबी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं कि भाई हम कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा शेयर्स को लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है सेबी को बतानी पड़ती है। तो शेयर की कीमत बाजार मूल्य के आधार पर तय की जाती है। तो भाई जो भी उसका बाजार मूल्य होता है उसके आधार पर आप देखेंगे शेयर की कीमत तय की जाती है। फिर निवेशकों को नए शेयर जारी कर और आवंटित कर दिए जाते हैं। उसके बाद निवेशकों के लिए वो आवंटित कर दिए जाते हैं, भाई नए निवेशक चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। तो नए शेयर स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार योग्य हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो भी चाहे उसको खरीद सकता है, ठीक है, शेयर को। तो इस तरह से वो लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों को और अच्छे से समझ सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल तरीके से समझना हो तो आईपीओ क्या होता है, ये पहली बार आता है, और एफपीओ क्या होता है, ये आईपीओ के बाद आता है, यानी कंपनी सूचीबद्ध होती है उसके बाद अलग से शेयर डाले जाते हैं। तो कंपनी की स्थिति क्या होती है, ये असूचीबद्ध होती है, यानी नई कंपनी उस टाइम शेयर मार्केट में आती है। और यहां पर आप देखेंगे ये सूचीबद्ध होती है, पहले से ही होती है, बस इसके अंदर शेयर नए जुड़ते हैं। जोखिम, इसमें देखिए जोखिम अधिक होता है, नई कंपनी आ रही है, पता नहीं ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है ना, फायदा होगा घाटा होगा, तो इसमें जोखिम रहता है। लेकिन जो आपका एफपीओ होता है ये तुलनात्मक रूप से कम आप देखेंगे जोखिम भरा होता है, क्योंकि आपको पता होता है भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी, ठीक है ना, भविष्य में भूतकाल में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, वर्तमान में कैसा कर रही है और भविष्य में इसकी क्या दिशा हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप तुलना कर जो है एफपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्क होता है, यहाँ पर रिस्क जो होता है आपको खुद लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर 100% रिस्क होता है और यहाँ पर जो आप देखेंगे रिस्क जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख के रिस्क ले सकते हैं। जानकारी सीमित ऐतिहासिक डेटा होता है, तो यहाँ पर उतनी जानकारी नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे पर्याप्त आपके पास बाजार रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कंपनी काफी समय से लिस्टेड होती है, तो आपको उस कंपनी की सारी जानकारियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो कंपनियों के लिए आईपीओ और एफपीओ का क्या महत्व है, तो देखिए आईपीओ का महत्व है भाई दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति, लंबे समय के लिए उनको पैसा मिल जाता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ऋण पर निर्भरता में कमी, ऋण लेना पड़ेगा उससे अच्छा भाई क्या करो नए निवेशकों को जोड़ लो तो उससे ज्यादा फायदा होगा, ऋण नहीं लेना पड़ेगा। विस्तार और नवचार को प्रोत्साहन मिलता है, तो इससे क्या होता है भाई वो क्या करते हैं अपने कंपनी का और ज्यादा विस्तार करते हैं और नई चीजों को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। एफपीओ का महत्व अतिरिक्त पूंजी जुटाना, ऋण चुकाने में सहायता, अगर मान लीजिए कंपनी ने बहुत ज्यादा ऋण ले रखा है, ठीक है ना, और वो ऋण लेना नहीं चाहते तो वो शेयर देकर क्या करते हैं उस ऋण को कम करते हैं। शेयर धारकों को आधार बढ़ाना, तो शेयर धारक क्या होते हैं, शेयर धारकों का भी जो आधार होता है वो बढ़ जाता है इसमें। बाजार में विश्वसनीयता बनाए रखना, तो इससे क्या होता है भाई बाजार में विश्वसनीयता बनी रहती है कि भाई ये कंपनी और एक्सपेंड कर रही है और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो निवेशकों के लिए आईपीओ और एफपीओ का महत्व क्या है, तो आईपीओ का महत्व भाई शुरुआती चरण में निवेश का अवसर मिलता है, आईपीओ में सूचीबद्ध होने पर पूंजी का लाभ की संभावना होती है, भाई कंपनी अगर अच्छा करेगी तो पैसा ज्यादा मिलेगा, स्वामित्व में भागीदारी मिल जाती है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है इसमें, ठीक है। और एफपीओ की बात करें तो स्थापित कंपनी में निवेश होता है, आपको पहले से पता होता है कंपनी के बारे में, कम जोखिम होता है और बेहतर सूचना के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। आईपीओ और एफओ से जुड़े जोखिम क्या है भाई, बाजार जोखिम होता है, आपको पता है भाई कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, मूल्य में अस्थिरता रहती है, कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भरता होती है कि भाई कि कंपनी कैसा प्रदर्शन करेगी उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, फायदा और नुकसान होगा, ठीक है। तो ये जोखिम होते हैं। तो आप कह सकते हैं आईपीओ और एफपीओ पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण साधक हैं। आईपीओ कंपनी को पहली बार पूंजी और सार्वजनिक पहचान प्रदान करते हैं, जबकि एफपीओ अतिरिक्त पूंजी जुटाने में सहायता करती है, ठीक है। तो निवेशकों के लिए अच्छे निवेश अवसर प्रदान करते हैं,
तो भाई जो भी निवेशक जिस भी तरह चाहे, अगर वो आईपीओ में निवेश करना चाहे आईपीओ में कर सकता है, एफपीओ में करना चाहे तो एफपीओ में कर सकता है। बाजार दोनों के लिए खुले होते हैं, ठीक है। तो आईपीओ और एफपीओ आधुनिक पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण आधारशिला है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे जो भाई आधुनिक पूंजी है वहां पर ये आपको बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य बीमा क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की विशेषताएं और लाभ बताइए, ठीक है। तो स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? तो आज के समय में आप देखेंगे बढ़ती चिकित्सा लागत, जीवन शैली रोगों और आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्थायी बीमा का महत्व अधिक बढ़ गया है। तो आज के टाइम में भाई आज के जीवन शैली, रहन सहन, पोल्यूशन, इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है ना। कोई कभी भी बीमार पड़ सकता है, और जब कोई बीमार पड़ता है भाई तो बहुत ज्यादा आर्थिक बहन यानी खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो उससे बचाव के लिए भाई स्वास्थ्य बीमा जो सबसे अच्छा होता है। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति अपना और अपने परिवार का जो है भविष्य में होने वाला जो खर्चा होता है बीमारियों के ऊपर, उससे बच जाता है अगर वो आज बीमा कर लेता है। क्योंकि भाई जो बीमा कराया जाता है उसका जो आप देखेंगे जो आप देते हैं प्रीमियम देते हैं वो कम होता है, लेकिन भविष्य में अगर कोई बीमारी ज्यादा हो जाती है और उस बीमारी का खर्चा अगर ज्यादा हो जाता है तो वो किसी भी एक परिवार के लिए वहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं भाई, स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं कि भविष्य में अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो ज्यादा खर्चा जो आए उसे वो आसानी से सहन कर सके, ठीक है ना। आर्थिक अस्थिरता ना आए उसके जीवन में, ठीक है ना, समस्या ना आए उसके जीवन में। तो इसीलिए व्यक्ति क्या करता है भाई, बीमा करवाता है। तो स्वास्थ्य बीमा क्या है? तो स्वास्थ्य बीमा एक ऐसा बीमा अनुबंध है जिसके अंदर बीमा करता बीमित व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना या चिकित्सा उपचार के कारण होने वाले खर्चे को निर्धारित सीमा में क्षतिपूर्ति करता है। इसके बदले बीमित व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करता है। तो स्वास्थ्य बीमा क्या देता है भाई? हो सकता है भविष्य में भाई आपको कोई बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या और कोई समस्या आ जाए शरीर से संबंधित, तो उस समय क्या करना पड़ेगा भाई, आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप बीमा करा लेते हैं तो बीमा कंपनी क्या करती है, उस खर्चे को वहन करती है। तो इससे क्या होता है, आपको आर्थिक अस्थिरता मिल जाती है। तो स्वास्थ्य बीमा कैसे कार्य करता है भाई? तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक प्रीमियम लेना पड़ेगा, कंपनी को नियमित भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। भविष्य में अगर आप अस्पताल जाते हैं तो सारा का सारा खर्चा कौन उठाती है, वो कंपनी उठाती है, ठीक है। तो आप स्वास्थ्य बीमा कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा होता है, यानी आप अपना खुद का करा सकते हैं, अपने परिवार का करा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा होता है, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसका भी बीमा आप करा सकते हैं, ठीक है। और ये आप देखते हैं कंपनी जो होती है वो स्वास्थ्य बीमा करवाती है पूरे कंपनी के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए। तो इस तरह से आप देखते हैं स्वास्थ्य बीमा जो होते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो देखिए अस्पताल का जो खर्चा होता है वो आपका बच जाता है, ठीक है। अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कराया तो डॉक्टर की फीस हो गई, दवाइयां हो गया, ऑपरेशन और आईसीयू का खर्चा जो होता है वो आप देखते हैं स्वास्थ्य बीमा में कवर हो जाता है। कैशलेस उपचार होता है, तो नेटवर्क अस्पतालों में बीमा कंपनी सीधे भुगतान करती है, तो भाई क्या आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो भी कैशलेस सुविधा है, जिससे भी टाई, जितने भी आप देखेंगे अस्पताल होते हैं उन कंपनियों का टाई अप होता है, तो सीधा आप देखते हैं कंपनी जो होती है वो अस्पताल को पैसा देती है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, कैशलेस होता है। पूर्व एवं पाश्चात अस्पताल खर्चा, तो बीमा कंपनी कई बार आप देखेंगे जो बीमा कंपनियां होती है वो क्या करती हैं कि आपके भर्ती से पहले और बाद के जो भी आप अगर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, ठीक है ना, उससे पहले जो आपने खर्चा किया वो, प्लस में अस्पताल में जो भर्ती हुआ खर्चा वो, और भविष्य में जो आपकी दवाइयां वगैरह जांच वगैरह खर्चा होगा वो भी आप देखेंगे जो बीमा कंपनियां वहन करती हैं। डे केयर उपचार, कम समय वाले उपचार जैसे मोतियाबिंद ऑपरेशन भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो कम समय वाले उपचार भी आप देखेंगे इसमें शामिल किए गए हैं। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कवरेज मिलती है, तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी करा सकते हैं या पूरी फैमिली का भी करा सकते हैं। नवीकरण एवं निरंतरता लाभ, तो आप देखेंगे नई नई चीजें होती रहती है, नए नए आपको देखेंगे चीजें जो है स्वास्थ्य बीमा के तहत मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर बीमा ले रखा है, ठीक है ना, 1 साल का आपका बीमा है और आपने बीमा तो करा लिया लेकिन आपको कोई बीमारी ना हुई, ठीक है, और आपने क्लेम नहीं लिया, ठीक है ना, स्वास्थ्य बीमा का क्लेम नहीं लिया, तो इससे क्या होता है, आपको मिलता है नो क्लेम बोनस, यानी आने वाला जो प्रीमियम होगा वो आपका क्या होता है, सस्ता हो जाता है, 10% 20% इस तरह से सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी आपको फायदा मिलता है। कर लाभ मिलता है, धारा 80D के अंतर्गत कर में छूट प्राप्त होती है, ठीक है। और साथ ही आप देखेंगे बीमित राशि निश्चित सीमा तक चिकित्सा खर्च कवर मिल जाता है। मान लीजिए आपकी जितनी भी, आप मान ले 10 लाख का आपने बीमा करा रखा है तो 10 लाख तक का जो भी खर्चा होता है वो अस्पताल उठाता है, सॉरी कंपनियां उठाती हैं अस्पताल का, तो इससे भी आपको फायदा मिलता है, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा के लाभ क्या है? तो बड़े चिकित्सा खर्च, आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है भाई, तो सारे बड़े खर्चे जो कंपनियां वहन कर लेती है। अच्छे अस्पतालों में आपका बेहतर इलाज हो जाता है, इलाज के लिए खर्च की चिंता नहीं रहती आपको, ठीक है। परिवार को आपकी सुरक्षा मिल जाती है और अस्पताल में कर्ज लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। आपने बीमा करा रखा है भाई, बड़ी बीमारी हो गई, ज्यादा खर्चा होगा तो कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बीमा करा रखा है तो आसानी से आपका इलाज हो जाएगा और कर्ज के बोझ के तले भी नहीं आपको दबना पड़ेगा। स्वास्थ्य जांच भी करते रहते हैं नियमित तौर पर, आप देखेंगे बीमा कंपनियां जो होती हैं। नो क्लेम बोनस बता दिया आपको, ठीक है, नो क्लेम, अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो भविष्य में आपका प्रीमियम जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है।
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित कुछ सीमाएं हैं। तो देखिए वेटिंग पीरियड होता है, तो पॉलिसी लेने के बाद कुछ समय तक जो है कुछ बीमारियों का लाभ नहीं मिलता। जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपकी वो बीमारी जो होती है कवर्ड होती है। कुछ रोगों का अपवर्जन, तो कुछ बीमारियां आप देखेंगे बीमा में शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। पॉलिसी की शर्तों का पालन आवश्यक है, तो बीमा के लाभ पाने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है, बीमा से संबंधित उन शर्तों का आपको पालन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, बैंक को परिभाषित कीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार के बैंक खाते खोले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो बैंक क्या होता है, बैंक वह वित्तीय संस्था है जो जनता के जमा स्वीकार करती है, उस धन को ऋण और अन्य निवेशों के रूप में उपयोग करती है, बैंक भुगतान विनिमय तथा बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करती है, ठीक है। तो बैंक क्या होते हैं भाई, आपके पास अगर पैसा है तो आप पैसा क्या कर सकते हैं भाई, बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक से पैसे लोन पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं कौन देता है, बैंक आपको देता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक वित्तीय संस्था होती है। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं जमा स्वीकार होता है, आप ऋण ले सकते हैं, ठीक है ना, या अपने भुगतान का हस्तांतरण, यानी किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अगर पैसा देना है तो यहाँ से हस्तांतरण हो सकता है। तो इसमें आप देखते हैं चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, बिल, ये सारे लेन देन की सुविधा मिलती है। कीमती वस्तुएं आप यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं, बैंक में लॉकर होते हैं, ठीक है। निवेश संबंधी बहुत सारी सेवाएं जो है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे आपको डीमेट अकाउंट वगैरह भी खोलना होता है, या फिर आप शेयर बाजार वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाना चाहते हैं, तो बैंक ये सारी सुविधाएं भी आपको देते हैं। अन्य बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे लोन वगैरह हो गया, तो ये सारी सेवाएं भी आप देखते हैं बैंकिंग से आपको मिल जाती है। तो किसी व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार के बैंक खाते खोले जा सकते हैं, तो मुख्यतः आप देखते हैं 4 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका बचत खाता, जिसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। तो ये सामान्य लोगों के लिए होता है, यानी कोई भी एक व्यक्ति जो है वो बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है। बचत करने हेतु उपयुक्त होता है, यानी अगर आपकी इनकम है, कुछ पैसा बचता है तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं, ठीक है। जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है, तो जितना भी आपका पैसा जमा होता है उस पर बैंक क्या करता है, आपको ब्याज देता है। इसमें कम राशि से खाता खोला जा सकता है, ठीक है, तो आप कम राशि से भी इसमें खाता खोल सकते हैं। सेकंड आपका आता है चालू खाता, व्यापारियों एवं कंपनियों के लिए होता है, ये बार बार लेन देन के लिए उपयुक्त होता है, यानी आपकी एक कंपनी है, आपका रोज हजारों और लाखों में लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो ये खाता सबसे बेस्ट होता है। इसमें किसी भी समय बड़ी राशि जमा और निकासी की जा सकती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, बड़े अमाउंट को निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यही बात होती है भाई, इसमें ब्याज नहीं मिलता, ठीक है, तो इसमें पैसा आता जाता रहता है, इसलिए इसमें आप देखेंगे ब्याज की सुविधा नहीं होती है। थर्ड आता है आपका आवर्ती जमा खाता, ठीक है, तो हर महीने निश्चित राशि जमा की जाती है निश्चित अवधि के लिए, जैसे 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष आदि। उसके बाद क्या होती है भाई, इस पे आपको परिपक्वता राशि मिल जाती है, यानी जब आपका पैसा जो होता है टोटल आपने भाई जितना जमा करना था उतना कर लिया, एक टाइम पीरियड लगा दिया, तो उसके बाद क्या होता है भाई, आप क्या कर सकते हैं भाई, उस पैसे को निकाल भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ब्याज दर बचत खाते से अधिक होता है, तो इसमें ये होता है भाई, क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस, निकालते नहीं है, तो इसमें आपको ब्याज जो होता है वो ज्यादा मिलता है। छोटी बचत की आदत विकसित होती है, जिससे क्या होता है भाई, आपकी जो बचत होती है, बचत की आदत जो होती है वो विकसित होती है। समावधि जमा, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, तो एकमुश्त राशि होती है, निश्चित समय के लिए आप जमा कर सकते हैं और पूरा होने पर मूलधन के साथ आपको ब्याज मिल जाता है, ठीक है। अधिक ब्याज दर के कारण यह लाभदायक है 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक, यानी मान लीजिए आपके पास एक मोटा अमाउंट है 10 लाख का, आप क्या करते हैं भाई 1 लाख के 1 साल के लिए या 2 साल के लिए क्या कर सकते हैं, उस बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसके लिए आपको एक ब्याज दर दी जाती है, उस ब्याज दर पे आपको जो है पैसा आपका ऐड होता रहता है, ठीक है। तो 10 लाख है, मान लीजिए अगर आपको 4% 5% का जो है क्या दे दिया गया, ब्याज दे दिया गया, तो उस पैसे पे आपको हर साल उतना परसेंट जो है ब्याज मिलता रहेगा, और जब आपका टाइम पीरियड हो जाए तो आप पूरा का पूरा पैसा निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बैंक आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंक खाते खोल सकता है। सही बैंक खाता वित्तीय नियोजन, बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बैंक खाता खुलवा सकते हैं, आपको जो सही लगता है, आपकी जो बचत है, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उस पर्पज से आप अलग प्रकार के खाते जो हैं खुलवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको आर्थिक निर्भरता आती है और आपको भविष्य के लिए सुरक्षा भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुछ संक्षिप्त टिप्पणियों के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सिबिल। सिबिल क्या होता है, तो देखिए सिबिल भारत की प्रमुख क्रेडिट सूचना कंपनी है, जो व्यक्ति और कंपनियों के क्रेडिट हिस्ट्री एकत्रित करके बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रदान करती है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति कितना उधार लेता है, टाइम पे चुकाता है या नहीं चुकाता है, इन सब चीजों की जानकारी आप देखेंगे सिबिल के जरिए रखी जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे सिबिल क्या है, तो सिबिल एक क्रेडिट सूचना कंपनी है जो उधारकर्ता की ऋण से संबंधित जानकारी एकत्रित, संग्रहित और प्रबंधित करती है, उस सदस्य संगठनों को उपलब्ध कराती है। तो ये क्या करती है भाई, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, उस व्यक्ति ने कितना
लोन लिया है, किस किस संस्था से लोन लिया है, कितने टाइम में चुकाया है, नहीं चुकाया है। तो ये कंपनी क्या करती है भाई, सारी जानकारी इकट्ठा करती है और उसके बाद जितने भी बैंक और वित्तीय संस्थान हो उनको प्रोवाइड कराती है कि भाई इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी कैसी है, ये टाइम पे देता है आपका जो भी लोन लिया हुआ है या नहीं देता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं बैंक को पता होती है, तो उसी के आधार पर बैंक तय करता है भाई कि हमें इस व्यक्ति को लोन देना है या नहीं देना है, या कर्जे पे कोई चीज देनी है या नहीं देनी है। तो सिविल का कार्य क्या है, उधारकर्ता की क्रेडिट जानकारी एकत्रित करते हैं ये, इस जानकारी का विश्लेषण और सिविल स्कोर तैयार करते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी जो भी एक व्यक्ति उसकी इकट्ठा की जाती है, भाई इसने कहाँ लोन लिया, कितना लोन लिया है, किस टाइम पे चुकाया है, और उसको क्या करते हैं भाई डाटा के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। और जो भी आप देखते हैं बैंक या वित्तीय संस्थान होते हैं, अगर उनको जब जरूरत होती है वो मांगते हैं तो वो उनको देते हैं। ठीक है, ऋणदाताओं को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, तो इससे भाई जिसको ऋण देना है वो तय करता है उसे देना या नहीं देना है। क्रेडिट अनुशासन को बढ़ावा देता है, तो भाई अगर आप अनुशासित हैं, सही से जो भी क्रेडिट लिया हुआ है, जो भी उधार लिया हो चुका रहे हैं और अनुशासन में, तो आपका सिविल जो होता है वो अच्छा रहता है। तो सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, तो सिविल स्कोर आप देखेंगे 300 से 900 के बीच 3 अंकों की संख्या होती है, जो आपकी क्रेडिट योग्यता को दर्शाती है कि भाई आपने लोन लिया था किस तरह से चुकाया है। ठीक है, तो अगर आपकी 300 549 है तो वो कम होती है, 550 से 649 है तो ये सामान्य होती है, और 650 से 749 है तो ये अच्छी होती है, अगर 750 से 900 है तो ये उच्चतम होती है। ठीक है, तो जितना अधिक सिविल स्कोर होता है उतनी अधिक संभावना है कि आपको ऋण आसानी से और कम ब्याज दर पर मिलेगा। ठीक है, तो जितना आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको जो ब्याज दर भी कम देनी पड़ेगी और आपको जो लोन लेना है वो भी जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो सिविल रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी होती है, तो आपकी पूरी जानकारी होती है, नाम पता पैन। ठीक है, क्रेडिट अकाउंट की जानकारी होती है, कितना क्रेडिट कहाँ से लिया है आपने। ठीक है, भुगतान का इतिहास, कितने समय में आपने भुगतान किया है नहीं किया है, कर्ज की अवधि कितनी रही है, क्रेडिट पूछताछ की जानकारी, किसने और कब आपकी रिपोर्ट देखी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, और सिविल स्कोर जो होता है इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सिविल का महत्व क्या है, यह ऋण स्वीकृति की संभावना बढ़ाता है, तो जितना अच्छा सिविल है बैंक आपको उतनी जल्दी लोन देगा, कम ब्याज दर पर ऋण अच्छे से मिल जाता है आपको। क्रेडिट योग्यता का सही आकलन करने में सहायता होती है कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि बंदा कितना जेन्युइन है कर्जा चुकाने में या नहीं। वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, तो इससे क्या होता है भाई आप वित्तीय अनुशासन बना के रखते हैं ना, आप जो भी पैसा लेते हैं कि भाई कहीं सिविल खराब ना हो जाए, तो आप क्या करते हैं हमेशा अपना जो भी कर्जा होता है वो टाइम पे चुकाते रहते हैं। सिविल स्कोर कैसे सुधरेगा, तो आपको समय पर अपने जो भी बिल और ईएमआई वो चुकाने होते हैं, क्रेडिट लिमिट का सही उपयोग करना होता है, बार बार क्रेडिट के लिए आवेदन ना करें कि भाई 10 प्रकार के आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते रहें, पुराने कर्ज निपटाएं और क्रेडिट उपयोग को कम रखें। ठीक है ना, पुराने कर्ज निपटाएं और ज्यादा कर्जा ना लें, अपनी सिविल रिपोर्ट समय समय पर जांचते रहें कि भाई उसमें कोई कमी तो नहीं है और किस तरह से सुधारा जा सकता है, इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो सिविल रिपोर्ट कैसे जांचें, तो अपनी सिविल रिपोर्ट के लिए आप www.civil.com पर जा सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं आप सिविल आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाता है। ठीक है, तो इससे जो ऋण लेना और देना जो है काफी आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र क्या है, एनएससी। तो देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सुरक्षित लघु बचत योजना है। इस योजना के अंतर्गत निवेश पर निश्चित ब्याज मिलता है, परिपक्वता पर संपूर्ण राशि लाभ सहित वापस मिलती है। यह योजना आयकर अधिनियम धारा 80 के अंतर्गत लाभ प्रदान करती है, यानी आप छोटी छोटी बचत कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होती है, ये भारत सरकार द्वारा है। ठीक है ना, तो भारत सरकार ने योजना चलाई है तो काफी जेन्युइन है ये। निश्चित ब्याज दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है, तो जो भी ब्याज दर है वो कौन तय करता है, वो सरकार तय करती है, तो उसके हिसाब से चलता है ये। 5 वर्ष की निश्चित अवधि की योजना होती है, तो भाई आप 5 वर्ष तक निश्चित इसमें जमा कर सकते हैं। समय पूर्व निकासी की सुविधा भी होती है, यानी अगर आप चाहें तो भाई समय से पहले अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत आपको लाभ मिलता है। व्यक्तिगत अभिभावक नाबालिग या संयुक्त रूप से खाता खोला जा सकता है, तो इसमें कोई भी खाता खुलवा सकता है, व्यक्ति भी खुलवा सकता है, ठीक है, नाबालिग भी खुलवा सकता है अभिभावक के द्वारा। वर्तमान ब्याज दर की करें तो 7.7 प्रति वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज पे आपको ब्याज मिलता है। ब्याज का भुगतान वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, खाता कौन खोल सकता है, तो कोई भी भारतीय नागरिक। नाबालिग के नाम से अभिभावक जो है वो खाता खोल सकता है, कोई नाबालिग बच्चा है तो। संयुक्त खाता अधिनियम 3 व्यक्तियों के साथ भी खोला जा सकता है। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार भी इसमें खाता खुलवा सकता है। ठीक है, फिर आता है निवेश की सीमा क्या है, तो न्यूनतम निवेश आप देखेंगे 1000 है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे इसमें डाल सकते हैं। भुगतान जो होता है वो नगद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, अवधि क्या होती है, तो ये एक निश्चित अवधि की योजना है जिसकी अवधि लगभग 5 वर्ष तक तो होती है। ठीक है, तो परिपक्वता की स्थिति जो होती है खाता खोलने की तिथि से 5 वर्ष तक ही परिपक्व होता है। ठीक है ना, 5 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी रहता है। समय पूर्व निकासी, तो एनएससी को 1 वर्ष पूरा होने के बाद परिपक्व अवधि से पहले बंद कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं
और परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज में कम राशि मिलेगी। ठीक है, तो भाई 5 वर्ष के लिए होता है। अगर आप 1 लाख से 1 साल में इसको अगर बंद कराना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। हाँ, यहाँ पर आपको ब्याज जो बताया जाता है उससे कम रेट पर आपको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, जो 1 साल में आप इन्वेस्ट किया होगा आपने। ठीक है, कर लाभ क्या है? तो एनएससी में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत अधिनियम 1.5 लाख तक की कटौती के लिए पात्र है। ठीक है, धारा 80C के अंतर्गत अन्य निवेशों के साथ मिलाकर, ठीक है, बहुत सारे इसमें टैक्स बेनिफिट आप देखते हैं मिलते हैं आपको। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए? आपका पहचान पत्र जो भी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड हो गया, पता चाहिए इसके अंदर, बिजली बिल, राशन कार्ड, ठीक है, पते के लिए, और पासपोर्ट साइज चाहिए होता है, मोबाइल नंबर, और नाबालिग के लिए जन्म प्रमाण पत्र व अभिभावक के दस्तावेज चाहिए होते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करें? तो ये आप जाके कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वहां से आप ले सकते हैं इसकी जानकारी। ठीक है, तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक सुरक्षित, लाभकारी और कर बचत का साधन है। यह योजना छोटी बचत को प्रोत्साहित करती है और भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये छोटी बचत योजना है, काफी उपयोगी है ग्रामीण स्तर पर अगर आप देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेरिवेटिव क्या होते हैं? तो देखिए, डेरिवेटिव वह वित्तीय साधन है जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य में परिवर्तन के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे शेयर हो गया, सूचकांक हो गया, ब्याज दर हो गया, मुद्रा हो गई, कमोडिटी हो गई, तो इनके आधार पर डेरिवेटिव तय होते हैं। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप कोई भी सामान अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लिया आपको एक शेयर खरीदना है। ठीक है, उस शेयर की अगर कीमत कितनी है, 1000 रुपए है। ठीक है, तो इस टाइम 1000 रुपए है, तो आपने क्या किया भाई, एक डेरिवेटिव तय कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई 1 महीने बाद, ठीक है ना, 1 मंथ बाद मैं क्या करूंगा, इस 1000 रुपए में ही जो है एक शेयर खरीदूंगा। तो ये तय हो जाता है। तो अब यही डेरिवेटिव, अब भाई वो अगर मान लीजिए जो पहले 1000 का था वो जाके 1500 का हो जाए 1 महीने के बाद, तो उसको क्या मिला, 500 रुपए का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्या हो जाए, वो 500 रुपए का हो जाए, तो उसे क्या होगा, 500 रुपए का घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए घाटे का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है कि जो क्या करता है भाई, अपना स्वतंत्र मूल्य नहीं होता इसका। ठीक है, डेरिवेटिव का क्या होता है, अपना स्वतंत्र मूल्य नहीं होता, ये बदलता है, परिवर्तन आता है। ये किसी अन्य परिसंपत्ति पर आधारित होता है, जैसे एक शेयर के ऊपर है। ठीक है ना, अगर बढ़ गया तो डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, घट गया तो डेरिवेटिव कम हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्यतः आप देखेंगे जोखिम प्रबंधन और सट्टेबाजी के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे जोखिम प्रबंधन, यानी अगर उसको लगता है भाई कि कल को क्या हो जाए, वो कम हो जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो उसको लिए जोखिम है, तो वो क्या करेगा, पहले से तय कर लेगा 1000 रुपए में। ठीक है, और अगर उसको लगता है भाई कि ये बढ़ जाएगा, सट्टेबाजी कर लेगा वो भाई। ठीक है ना, सट्टेबाजी में आ जाएगा ना, उसको पता है भाई इसके, सट्टेबाजी क्या होती है, जब आपको पहले से अनुमान होता है भाई इस चीज का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको स्टॉक में रख लेते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को पता लग जाए भाई इसकी कीमत 1500 होने वाली है, तो वो उसकी वैल्यू को 1000 में रख लेगा अपने पास, और जब 1500 में होगा उसको बेच देगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव काम आते हैं। तो डेरिवेटिव का कारोबार संगठित एक्सचेंज पर मानवकृत अनुबंधों के रूप में होता है। तो ज्यादातर आप देखेंगे ये जो भी आपकी स्टॉक मार्केट वगैरह होगा, वहां पर आपको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो डेरिवेटिव कैसे काम करता है, तो बता ही दिया ये हमने कि शेयर, सूचकांक, मुद्रा, कमोडिटी, ब्याज दर, ये सारी चीजें होती हैं। वो क्या होती है, एक अनुबंध होता है। ठीक है ना, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसके आधार पर ही आप देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव जो होता है वो चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिया है। तो यह इसमें भी दे रखा है, यदि किसी कंपनी के शेयर का मूल्य बढ़ता है तो उसे शेयर पर आधारित डेरिवेटिव अनुबंध जैसे फ्यूचर ऑप्शन का मूल्य भी बदलेगा। ठीक है, तो जैसे उसकी वैल्यू बदलती है तो उसी तरह से आप देखेंगे उसका डेरिवेटिव अनुबंध जो होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डेरिवेटिव के उपयोग क्या होते हैं, तो देख ही लिया हमने, जोखिम प्रबंधन, मूल्य में प्रतिकूल परिवर्तन के जोखिम से बचाव, कि भाई वो पहले से ही प्राइस तय कर लेता है तो उसे लगता है कि भाई आगे जाके उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो क्या करता है, उससे बच जाता है। ठीक है, उसको उतने प्राइस में वो सामान मिल जाएगा। सट्टेबाजी, तो मूल्य में परिवर्तन के लाभ कमाने के लिए भाई किसी को लगता है उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो वो पहले से उसको स्टोर कर लेगा 1000 में, 1500 उसका प्राइस हो जाएगा तो उसको फायदा हो गया। ठीक है, कीमत खोज, बाजार में उचित मूल्य का निर्धारण करने में सहायक होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कहीं पे कुछ प्राइस चल रहा है, कहीं पे कुछ प्राइस चल रहा है, तो उसमें उसको सही जो प्राइस है उसके आधार पर वो क्या करेगा भाई, मान लीजिए एक बाजार में उसका प्राइस 100 रुपए है, दूसरे प्राइस में उसका 150 रुपए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से 100 रुपए में खरीदेगा और यहाँ पर क्या, और दूसरी मार्केट में क्या करेगा, वो 150 रुपए में बेच देगा, तो यहाँ पे भी उसको क्या हो गया, 50 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न बाजारों में मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, तो बाजार अंतर का लाभ भी उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव के मुख्य प्रकार क्या है, तो फ्यूचर होता है आपका और एक ऑप्शन होता है। तो ये मानवकृत अनुबंध है जिसमें भविष्य की एक निश्चित तिथि पर किसी निर्धारित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने या बेचने का वादा किया जाता है। तो बता दिया भाई कि उसने पहले ही वादा कर लिया है कि भाई 1 महीने बाद खरीदूंगा, चाहे उसका प्राइस 1000 से ज्यादा हो चाहे कम हो, मैं खरीदूंगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, फ्यूचर, यानी फ्यूचर उन्होंने पहले से तय कर लिया है।
ऑप्शन होता है ये अनुबंध धारक को किसी निश्चित तिथि तक या उस तिथि पर किसी निश्चित मूल्य परिसंपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें भी वही हो गया भाई कि भाई उसने कह दिया कि एक टाइम पीरियड में मैं इतने में उसको खरीदूंगा या उतने में मैं उसको बेचूंगा, तो ये तय कर लिया जाता है। ठीक है, दोनों होता है। फ्यूचर ऑप्शन के लिए भी फ्यूचर की भी तैयारी कर सकते हैं और एक समय अवधि में उसको खरीदने के लिए एक प्राइस तय कर सकता है या उसको बेचने के लिए एक प्राइस तय कर सकता है एक समय अवधि में। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव कहा जाता है। तो स्वैप भी कर सकते हैं, दो पक्षों के बीच भविष्य में नकदी प्रवाह का आदान प्रदान करने का समझौता हो सकता है, ब्याज दर स्वैप या मुद्रा स्वैप। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, और बी कंपनी है, ये करती है भाई, ये करती है डॉलर में और ये करती है रुपीज में। ठीक है, तो बाद में ये क्या करे भाई, अगर ये वाली कंपनी चाहेगी भाई मुझे क्या करो, आप डॉलर दे दो, रुपया दे दो, और ये क्या है मुझे डॉलर दे दो, तो अब क्या होगा, ये आपस में स्वैप कर सकते हैं। ए क्या करेगी भाई, डॉलर में करेगी एक्सचेंज, और बी को क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगा रुपए। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, ये आपस में करेंसी का भी एक्सचेंज कर सकते हैं जब जरूरत पड़ती है। फॉरवर्ड होता है ये फ्यूचर जैसे भी होता है, लेकिन ये कस्टमाइज अनुबंध होता है जो एक्सचेंज पर नहीं बल्कि दो पक्षों के बीच निजी रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यानी आपस में एक दूसरे की सहमति हो जाती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई इस अवधि में मैं आपको इस प्राइस में ये सामान दूंगा, तो ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी होता है आपका। उदाहरण द्वारा अगर आप देख लें, मान लीजिए किसी शेयर का वर्तमान में 1000 है और उसने 3 महीने के बाद इसे 1050 में खरीदने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 3 महीने के बाद का बाजार अगर मान लीजिए 1100 का हो गया, तो बाजार मूल्य तो भाई 1100 का हो गया, फ्यूचर मूल्य उसने क्या रखा था 1050 का, तो अब क्या हो गया भाई, इसको 50 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरी स्थिति में 3 महीने बाद शेयर का बाजार मूल्य 950 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको 100 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे डेरिवेटिव जो होते हैं वो तय होते हैं। तो डेरिवेटिव की विशेषताएं क्या है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति आधारित होती है। ठीक है, और ये देखेंगे आप मानकृत या कस्टमाइज हो सकता है, यानी आप इसको बना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदली कर सकते हैं। उच्च लिवरेज प्रदान करने, यानी कम पूंजी में बड़ा सौदा हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको आपको यही फायदा होगा भाई, आपको पहले से पता है इसके प्राइस ज्यादा हो सकते हैं, तो आप कम पूंजी में एक अच्छा सौदा कर सकते हैं। जोखिम अधिक होता है, इसलिए ज्ञान और सावधानी आवश्यक है, तो भाई कई बार घाटे का भी सौदा हो सकता है, आपको लगा भाई इसका प्राइस बढ़ेगा और प्राइस घट गया, तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, घाटा भी हो सकता है कई बार। नियम के अंतर्गत होते हैं सीबी एक्सचेंज आदि, तो इसमें भी आप देखेंगे संस्थाएं होती हैं जो भी नियम बनाए गए उसके अंदर ही सारे डेरिवेटिव तय किए जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डेरिवेटिव आधुनिक वित्तीय बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो निवेशकों और संस्थाओं को जोखिम प्रबंधन और लाभ के अवसर प्रदान करता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं भाई। ठीक है ना, आपने क्या किया भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक अनुबंध किया है, अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए तो उसमें आपको घाटा भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसके लिए क्या जरूरी है भाई, आपको जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। ठीक है, तभी आपको फायदा हो सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली, ईसीएस। ठीक है, तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत भुगतानकर्ता तथा प्राप्तकर्ता के बीच होने वाले बार बार के भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निपटाया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपको पैसा लेना है या देना है तो आप आसानी से ईसीएस के माध्यम से दे सकते हैं। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे वेतन भुगतान, पेंशन, बीमा प्रीमियम, लोन की किस्त, डिविडेंड, बिजली, टेलीफोन के बिल, तो ये ईसीएस के लिए काफी उपयोग होते हैं। तो ईसीएस की विशेषता क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, और कम समय में सुरक्षित एवं तेज भुगतान। ठीक है ना, आप घर बैठे ही, ठीक है ना, फोन से या अपने लैपटॉप से आसानी से बिल भुगतान कर सकते हैं। मानव त्रुटि की संभावना कम होती है, तो इसमें मानव त्रुटि नहीं होती। परिचालन लागत कम आती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट कम है। पारदर्शिता एवं सुविधा में वृद्धि होती है। ठीक है, किसको लिया गया, कितना टाइम में दिया गया, ये सारी चीजें होती है इसमें शामिल। बैंकों के बीच स्वचालित समायोजन होता है। ठीक है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। नकदी के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें कैश लेन देन नहीं होता, सारा डिजिटल हो जाता है लेन देन। तो ईसीएस कैसे कार्य करता है, भुगतानकर्ता अपने बैंक को ईसीएस के माध्यम से भुगतान का निर्देश देता है कि भाई आप मेरे बैंक से पैसा काट लीजिए। ठीक है, तो भुगतानकर्ता बैंक को जानकारी आरबीआई की क्लियरिंग हाउस को भेजता है कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कि ईसीएस से पैसा काट लिया जाए। ठीक है ना, तो आरबीआई के पास जाता है, तो आरबीआई क्या करता है भाई, जो क्लियरिंग हाउस होता है उसको कह देता है कि भाई इस बैंक से आपको क्या करना है, इतना पैसा जो है वो काटना है। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता बैंक राशि के खाते में जमा कर देता है। तो प्राप्तकर्ता क्या होता है, जो भी बैंक राशि होती है, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, जिसको भी चाहिए होता है उसके खाते में क्या करेगा, वो पैसे को जमा कर देगा। तो प्राप्तकर्ता को राशि जमा होने की सूचना मिल जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, जिसको भी पैसा चाहिए होता है वो उसके बैंक में जाता है और उसके बाद एसएमएस के द्वारा उसको सूचित कर दिया जाता है। तो अंत में बैंक के बीच राशि का समायोजन किया जाता है और लास्ट में आप देखते हैं एक बैंक का जो दूसरे बैंक से लेन देन होता है वो तो आरबीआई करता है। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है ना, क्या करना भाई, ईसीएस के माध्यम से अगर मान लीजिए भुगतान करता है, किसी को पैसे देने हैं, तो वो क्या करेगा भाई, बैंक से कांटेक्ट कर लेगा, भाई मेरा ईसीएस कर दो, वो ईसीएस कर देगा। तो आसानी से वो क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में चला जाता है, व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो बहुत आसान है ईसीएस आज के टाइम में। ठीक है,
तो ईसीएस के प्रकार, तो ईसीएस क्रेडिट होता है, यानी इसके अंतर्गत भुगतानकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को राशि भेजी जाती है। जिसमें क्या होता है, पैसा भेजा जाता है, जैसे वेतन हो गया, पेंशन, डिविडेंड, बीमा क्लेम आदि। तो ये सारी चीजें क्या होती है, क्रेडिट की जाती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, भुगतानकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को राशि भेजी जाती है। और इसमें क्या होता है, ईसीएस डेबिट में इसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता को किसी राशि के भुगतान के लिए भुगतानकर्ता के खाते से राशि काटने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति है उसको क्या करना भाई, हर महीने अपने लोन की किस्त देनी है, बीमा का प्रीमियम देना है, म्यूचुअल फंड का जो है पैसा देना है, ठीक है, टेलीफोन और बिजली का बिल देना है। तो वो क्या करेगा, ईसीएस के माध्यम से वो क्या करेगा, याद दे देगा कि भाई ये हर महीने जितना ये अमाउंट है इनको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ईसीएस के माध्यम से ये भी पैसा जो है आपका कट जाता है, ठीक है। एक तो आपके अकाउंट में पैसा आता है और दूसरा आपके अकाउंट से पैसा कटता भी है आपके जरूरी कामों के लिए, ठीक है। तो ईसीएस के लाभ क्या है, भुगतान की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित और विश्वसनीय होती है, तो बड़ी तेजी से हो जाती है, ठीक है, 1 मिनट में आप कर सकते हैं। समय और श्रम की बचत होती है, व्यवसाय एवं सरकारी संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी है, भाई जिनको बड़े ट्रांजेक्शन करने होते हैं, याद नहीं रहता, तो उनके लिए बहुत आसान है ये। नकदी प्रबंधन में सुविधा है, ठीक है ना, तो नकदी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, लेन देन का पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है, ग्राहक सेवा में सुधार आता है, ठीक है, और धोखाधड़ी की आप देखेंगे संभावना कम रहती है। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ हैं, ठीक है। तो उपभोग के क्षेत्र कौन कौन से, तो इसमें देखिए आप वेतन भुगतान किया जाता है, पेंशन भुगतान हो गया, बीमा प्रीमियम हो गया, लोन किस्त हो गई, डिविडेंड का भुगतान हो गया, बिजली पानी टेलीफोन का बिल हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे काम जो है वो ईसीएस के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली आधुनिक बैंकिंग की एक महत्वपूर्ण सेवा है जो बार बार होने वाले भुगतानों को सरल, सुरक्षित और कुशल बनाती है तथा डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी सारा जो लेन देन हो वो डिजिटल हो, इसके लिए ईसीएस जो बहुत अच्छा साधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजड़िया बाजार और मंदड़िया बाजार क्या होता है। तो देखिए शेयर की प्रकृति रुझान मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जो शेयर मार्केट होता है, कई बार आप देखते हैं ऊपर जाता है, कई बार आप देखते हैं नीचे जाता है, तो इसी के लिए आप देखेंगे तेजड़िया बाजार और मंदड़िया बाजार उपयोग किया जाता है। यानी तेजड़िया मतलब बुल मार्केट, यानी ऊपर की तरफ आप देखेंगे शेयर मार्केट जाता है, और मंदड़िया का मतलब जो शेयर बाजार होता है वो देखेंगे बियर मार्केट कहा जाता है, वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो तेजड़िया बाजार क्या है, तो जब शेयर बाजार में लगातार समय तक तेजी रहती है और शेयरों के भाव सामान्य रूप से बढ़ते रहते हैं तो उसे तेजड़िया बाजार कहा जाता है। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऊपर जा रही है, शेयर मार्केट में हर एक शेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो होता है आपका तेजड़िया बाजार। कारण क्या होता है, अच्छी आर्थिक स्थितियों में आर्थिक विकास हो रहा होता है, कम ब्याज दरें होती हैं, निवेशक को विश्वास रहता है कि भाई बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो लोग निवेश करते हैं, कंपनियां मुनाफे में होती हैं, राजनीतिक स्थिरता रहती है, विदेशी निवेश में वृद्धि होती है, तो इसके कारण आप देखेंगे बाजार जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। विशेषता क्या भाई, शेयरों के भाव आप देखेंगे लगातार बढ़ेगा, मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है, ठीक है ना, मांग ज्यादा होती है, आपूर्ति कम होती है, इस वजह से आप देखेंगे बाजार ऊपर की तरफ जाता है, निवेशक अधिक खरीदारी करते हैं, बाजार में उत्साह और आशावाद का माहौल रहता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जब सबको प्रॉफिट मिल रहा है तो बाजार क्या रहेगा, खुशहाल ही रहेगा। ट्रेडिंग वैल्यूम, कारोबार अधिक होता है, तो लोग क्या करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो कारोबार भी अधिक करते हैं, ठीक है। उदाहरण, जब अर्थव्यवस्था मजबूत और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो तो रोजगार बढ़े तब शेयर बाजार में तेजी आती है, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था मजबूत है, मुद्रास्फीति नियंत्रित है और रोजगार भी बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे शेयर बाजार ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसा आप देखेंगे 2003 से 8 और 2014 से 18 के बीच में भारतीय शेयर बाजार में आपको तेजड़िया प्रवृत्ति देखने को मिली थी, ठीक है। सेकंड आता है आपका मंदड़िया बाजार, बियर मार्केट। तो जब शेयर बाजार में लगातार समय तक आप देखेंगे गिरावट रहती है, शेयरों के भाव सामान्य रूप से घटते रहते हैं, इसे मंदड़िया बाजार कहते हैं, यानी शेयर मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो क्यों होता है ये, कमजोर आर्थिक स्थिति होती है, ब्याज दरें आप देखेंगे ज्यादा होती हैं, कंपनी के जो मुनाफे होते हैं वो कम हो रहे होते हैं, निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, महंगाई, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, तो ये सारी समस्याओं के कारण आप देखेंगे बाजार जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। विशेषताएं, शेयरों के भाव में लगातार गिरावट आपको देखने को मिलेगी, आपूर्ति अधिक, मांग कम होती है, निवेशक अधिक बिक्री करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ज्यादा बेचा जाता है जो भी स्टॉक होते हैं। बाजार में डर और निराशा का माहौल होता है, तो लोगों को लगता है भाई घाटा होगा, इसलिए लोग क्या करते हैं भाई कम खरीदते हैं, बेचते ज्यादा है, तो इसलिए बाजार नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। कारोबार कम हो जाता है, इस टाइम कह देते हैं आप, कारोबार जो होता है वो काफी कम रहता है, तो इसलिए बाजार जो होता है, शेयर मार्केट होता है, वो भी नीचे की तरफ जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो, महंगाई अधिक हो, मुनाफे घाटे, तो शेयर बाजार में गिरावट आती है, महंगाई ज्यादा हो रही है, मुनाफे घट रहे हैं, ठीक है, और आप देखेंगे अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हो रही है, तो बाजार जो होता है, शेयर मार्केट जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसा आप 2008 से 9 में वैश्विक वित्तीय संकट या 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान देख सकते हैं बाजार की स्थिति थी, ठीक है। तो उस समय आप देखेंगे मंदड़िया बाजार था। तो तेजड़िया बाजार में निवेशकों का लक्ष्य खरीदारी, लाभ कमाना होता है, वहीं आप देखेंगे मंदड़िया बाजार में सतर्क रहना होता है और उचित समय पर निवेश करना जो होता है बुद्धिमानी होती है। तो इस तरह से बाजार जो है वो काम करते हैं और बाजार को देख के चलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कैश क्रेडिट क्या होता है? तो देखिए, कैश क्रेडिट एक ऐसी ऋण सुविधा है जिसमें बैंक किसी व्यवसायी संस्था को उसकी चालू संपत्ति यानी स्टॉक हो गया, देयक या बिल हो गए के आधार पर एक सीमा तक धनराशि निकालने की अनुमति देती है। ठीक है, तो व्यवसायी आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है और उपयोग की गई राशि पर भी ब्याज देता है। तो एक भाई अगर कोई भी मान लीजिए बिजनेसमैन है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करता है, कैश क्रेडिट का इस्तेमाल करके बैंकों से पैसा निकाल सकता है। तो वो पैसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाई उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना, बैंक को विश्वास होता है उसकी चालू संपत्तियों को लेकर कि भाई उसके पास स्टॉक है, उसके पास काम है, ठीक है ना, उसके पास निवेश है, उसके पास पैसा आ जाएगा। तो इस वजह, इस भरोसे पर बैंक जो होते हैं उनको कैश क्रेडिट देते हैं। तो मुख्य विशेषताएं क्या है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए कि भाई उनको पैसे की जरूरत है, पैसे की कमी है, तो बैंक के द्वारा उनको दे दिया जाता है, तो उनसे उनको फायदा होता है, वो अपना काम चला सकते हैं। यह एक लचीली ऋण सुविधा होती है, आवश्यकता अनुसार निकासी और कम राशि की सुविधा, केवल उपयोग की गई राशि पर ब्याज लगता है, ऋण सीमा पूर्व निर्धारित होती है, आपातकालीन आवश्यकता के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो बैंक मान लीजिए किसी एक व्यवसायी को 10 लाख की जरूरत है, ठीक है, अब क्या होगा, उसके बैंक में ये 10 लाख रुपए पड़े रहेंगे। ठीक है, अब इस 10 लाख में वो जितना पैसा निकालेगा, मान लीजिए 1 लाख अगर उसने निकाला तो 1 लाख पे उसको देना पड़ेगा ब्याज, 2 लाख निकाला 2 लाख पे, तो ये फैसिलिटी मिल जाती है उसको। तो वो क्या कर सकता है भाई, इस पैसे का इस्तेमाल जब उसको जरूरत होती है तो वो कर लेता है, और जितना पैसा निकालता है उतने पे उसको बैंक को ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो उस पैसे को चुका देता है, मान लीजिए 1 लाख लिया था, चुका दिया, तो दोबारा से वो मेंटेनेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट की विशेषताएं क्या है? तो बैंक खाता चालू होता है, ठीक है ना, चालू खाते में आपको देखने को मिलता है, एक लिमिट निर्धारित की जाती है, खाता धारक आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है, वही लिमिट 10 लाख की या जो भी 12 लाख की होगी दे दी जाती है, तो उसी के अनुसार उतने पैसे वो निकाल सकता है। जमा की गई राशि सीमा तक हिस्सा फिर से उपलब्ध हो सकता है, यानी अगर उसने पैसा दोबारा जमा कर दिया तो वो पैसे की वैल्यू उतनी हो जाती है। ब्याज केवल निकाली गई राशि और उपयोग की गई अवधि पर ही लगता है, तो उसने जितना पैसा निकाला, 1 लाख 2 लाख 10 लाख की वैल्यू, लेकिन अगर उसने 5 लाख निकाला और जितने समय के लिए निकाला उतने पे इसको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, सीमा वार्षिक समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी उसकी सीमा होती है उसको क्या कर सकते हैं भाई, बैंक जो होता है वो देखता है, समय समय पर उसको बदल सकता है। ठीक है, पात्रता एलिजिबिलिटी क्या हो? तो भाई देखिए, ये किसको मिलता है? ये व्यवसायी, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट आदि को दी जाती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके पास कार्यशील पूंजी भी होनी चाहिए। बैंक द्वारा मांगे गए दस्तावेज की जानकारी प्रदान करनी होती है, तो बैंक पहले उनसे दस्तावेज मांगता है भाई कि उसका बिल है कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके बाद ही देते हैं। बैंक की शर्तों के अनुसार, ठीक है ना, कोलेक्ट्रल देना होता है, सपार्श्विक देना पड़ता है, यानी जो बैंक मांगता है उनको वो सारे प्रूफ भी देने पड़ते हैं उनको। ठीक है, तो एक चीज जरूरी होती है इसमें, व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए, उसके पास अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए, और उसके बाद पर्याप्त चालू संपत्तियां भी होनी चाहिए, बैंक की शर्तें पूरी करनी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तभी जाके वो क्या कर सकता है, जो कैश क्रेडिट ले सकता है वो। ठीक है, कैश क्रेडिट का कार्य करने का तरीका क्या होता है? तो वही बैंक ग्राहक की चालू संपत्तियों के आधार पर एक सीमा तय कर देता है भाई बैंक कि भाई इतना पैसा हम आपको देंगे, उसकी लिमिट दे दी जाती है उसको, तो ग्राहक को जितनी जरूरत होती है राशि निकालता है, उतना ब्याज देता है और बाद में उस पैसे को जमा कर देता है, तो दोबारा से उसकी उतनी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, व्यवसाय में आसानी होती है ना, कई बार पैसे की जरूरत होती है आपात स्थिति में, तो यहाँ से वो ले सकता है। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए भाई? आवेदन पत्र चाहिए होता है, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, व्यवसाय का विवरण, पिछले 200 वर्षों के वित्तीय विवरण, ITR रिटर्न चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो भी दस्तावेज बैंक बताता है वो बैंकिंग दस्तावेज उनको देने पड़ते हैं। ठीक है, कैश क्रेडिट के लाभ क्या है? तो भाई कार्यशील पूंजी की कमी दूर, यानी उसको कभी पैसे की एकदम से जरूरत पड़ जाए तो वो समस्या सोल्व हो जाती है। व्यवसाय की निर्धारित गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकती हैं, तो उसका कहते हैं पैसे रखे हुए हैं और उसे पैसे लगाने जल्दी जरूरी है, तो वो आसानी से इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, लचीली और सुविधाजनक ऋण है, आसानी से मिल जाता है, केवल उपयोग की गई राशि पर ही ब्याज देना पड़ता है, जमा पर पुनः सीमा उपलब्ध हो जाती है, अगर उसने वही पैसा दोबारा जमा कर दिया तो पूरी वैल्यू दोबारा से मिल जाती है। व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने में सहायक है, तो भाई कभी मान लीजिए उसको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी, कोई ट्रेड करना है, कुछ खरीदना है, तो आसानी से उसका पैसा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ये अल्पकालीन ऋण सुविधा है, बैंक समय समय पर इसकी समीक्षा करता रहता है भाई कि भाई सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। समय पर ब्याज और राशि का भुगतान करना आवश्यक होता है, भाई जो पैसा लिया है वो समय पर देना पड़ता है ब्याज के साथ। अधिक उपयोग या समय पर भुगतान ना करने की सीमा यह समाप्त की जा सकती है, यानी अगर आपने पैसा ले लिया और सही समय पर नहीं भुगतान किया तो इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कैश क्रेडिट व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में लचीलापन, सुविधा और लागत प्रभावशीलता प्रदान करता है। यानी एक बैंक जो होता है एक व्यवसायी को एक ऐसी सुविधा देता है कि भाई जब उसको पैसे की कमी ना हो, ठीक है ना, वो आसानी से किसी भी काम को करना चाहे तो कर ले, ठीक है ना, और अपने व्यवसाय को जो है वो आगे बढ़ा सके। तो ये कैश क्रेडिट जो होता है व्यवसायियों के लिए बहुत सही चीज होती है।
तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।